हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, जहां रोमांच, जादू, जज्बात एक साथ मिलकर रचती है एक ऐसा सफर जो आपका दिल को छू जाती है। डिस्क्लेमर: ये स्टोरी पूरा काल्पनिक है, इसे वास्तविकता से जोड़ने का कोशिश ना करें। अध्याय 87। अमर हथियार ने गोलमोल बातें नहीं की। खुद को बड़ा आदमी समझते हुए उसने दिखावटी आवाज में कहा, कुछ बड़े लोग हैं जो तुम्हें अपना नौकर बनाना चाहते हैं। क्या तुम मानोगे? मैंने हमेशा दूसरों की इच्छाओं का सम्मान किया है। मैं तुम्हें दो विकल्प दे रहा हूँ। एक तो तुम सीधे सहमत हो जाओ, और दूसरा ये कि मुझे तुम्हें पीटने दो, और फिर मैं तुम्हें तब तक पीटता रहूंगा जब तक तुम सहमत न हो जाओ। ये तुम्हारी पसंद है। ऐसा कहने के बाद अमर हथियार ने ऐसा पूछा जैसे वह पूछ रहा हो कि क्या मैं ठीक हूँ। काले ड्रैगन द्वारा बॉस कहने के बाद जादुई हथियार तैरने लगा। मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ दिखाना होगा, क्योंकि जब वह वापस यार्ड में लौटता है तो वह दिखावा नहीं कर सकता। उस समय भी इसका उपयोग कामकाज निपटाने के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में इसके पीछे एक और था, और यह भी अच्छा लगा। काला अजगर अभी भी एक क्षण पहले ही अत्यंत भयानक आभा वाले जादुई हथियार के अचानक प्रकट होने से स्तब्ध था। जब मैंने अचानक ये सुना तो मैं दंग रह गया। बॉस, क्या आप इसे मेरी इच्छा का सम्मान कहते हैं? बॉस, आपने जिन बॉसों का जिक्र किया है वे किस तरह के अस्तित्व वाले हैं? ब्लैक ड्रैगन वास्तव में बहुत उलझन में था। ऐसा क्यों हो रहा है? और वे बड़े लोग वास्तव में कैसे हैं? अमर अस्त्र ने अधीरता से कहा, तुम इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? बस उत्तर दो, जल्दी करो। यदि तुम मुझे तुम्हारे लिए चुनने के लिए मजबूर करोगे तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा चुन लूंगा। जब काले अजगर ने यह सुना तो उसका शरीर फिर से कांप उठा। उसका चेहरा और भी काला पड़ गया। बॉस, क्या ये सचमुच आपके लिए ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं पहला वाला चुनूंगा, काले अजगर ने बड़ी पीड़ा से कहा। अब उसे संदेह हुआ कि वह सपना देख रहा है। यह अचानक घटित घटना बहुत अवास्तविक है। अमर अस्त्र ने कहा, तुम समझदार हो। लो, इसे खा लो। जादुई हथियार के सामने अचानक एक बुलबुला प्रकट हुआ। फिर वह काले अजगर की ओर उड़ चला। काले अजगर ने अपने सामने तैरते बुलबुले को देखा और उसकी लालटेन जैसी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह बुलबुला ताओवाद के सिद्धांतों के साथ बना हुआ था, और इस बुलबुले के अंदर एक ड्रैगन की आभा भी महसूस हुई। बस थोड़ा सा, और ऐसा लगा जैसे पूजा कर रहे हों। काले अजगर को निश्चल घूरते हुए, उसके विशाल शरीर को अभी भी कांपते हुए देखकर अमर हथियार ने कहा, इसे खा लो। मालिक ने आदेश दिया है कि अब से जब भी तुम दूसरों के सामने आओगे तो तुम्हें अपने परिवर्तित रूप का उपयोग करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें उस व्यक्ति के सामने उसी रूप में होना चाहिए। जियानकी को लगा कि यह बुलबुला परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला खजाना होगा। जब काले अजगर ने सुना कि वह छाले को खाने जा रहा है और जादुई हथियार उसे ऐसा करने के लिए उकसा रहा है, तो वह असहाय और भयभीत होकर अपना मुंह खोलकर उसे निगल सकता था। जैसे ही छाला पेट में गया, वह तुरंत फट गया। अचानक उसके शरीर में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित हुई। काले अजगर ने अपनी आंखें चौड़ी की, फिर जल्दी से उन्हें बंद कर लिया। उसने पाया कि उसके शरीर में मौजूद अपचित ड्रैगन सार अचानक 10वें हिस्से तक पच गया था। उसी समय अचानक उसके मन में एक स्मृति उभरी। ये परिवर्तन की गुप्त कला के बारे में एक स्मृति थी। इस गुप्त तकनीक को पढ़ने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने इसमें महारत हासिल कर ली है। हालांकि इसकी अभिव्यक्ति अजीब लगने लगी। यह एक कुत्ते में बदल गया। ये बहुत निराशाजनक है। अमर हथियार ने काले अजगर को अपनी आंखें खोलते देखा और कहा, आओ मेरे लिए एक आंख बदलो। ये सुनकर ब्लैक ड्रैगन रोना चाहता था। काले अजगर को न हिलते देख अमर हथियार ने पूछा, क्यों, क्या तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हारी इच्छाओं का सम्मान करूं और तुम्हें दो विकल्प दूं? काले अजगर, ठीक है। काले अजगर ने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही क्षण उसका आकार तेजी से सिकुड़ गया। जब वह अंततः उतरा तो एक काला कुत्ता जमीन पर खड़ा था। काला अजगर रोना चाहता था लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। अमर अस्त्र खिलखिलाकर हंसा, ठीक है, चलो, मैं तुम्हें उन प्राणियों को दिखाने ले चलता हूँ। अमर हथियार ने अपने पीछे हवा में एक अंतरिक्ष दरार बना दी। लेकिन इस समय काले अजगर ने अपने पीछे की गुफा की ओर देखा और कहा, मालिक, वहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जिनका उपयोग मनुष्य करते हैं। क्या उन्हें रखना?
व्यर्थ नहीं होगा। ये गुफा काले अजगर को संयोगवश मिली थी जब वह अजगर में परिवर्तित हो गया था, और इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। ये सुनने के बाद जियानकी ने इसके बारे में सोचा और जान गया कि क्या करना है। देवेंद्र मुर्मू और शौर्य जावेरी दोनों आज बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें न सिर्फ पकड़कर कठोर श्रम करवाया गया, बल्कि काले अजगर ने उन्हें गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। आज आंगन में राघव मेहरा के चेहरे पर भी उदासी देखी गई। अगर उन्हें एक दिन पता चल जाए कि ब्लैक ड्रैगन ने देवेंद्र मुर्मू और अन्य दो को घायल कर दिया है, तो शायद राघव मेहरा ब्लैक ड्रैगन के खिलाफ एक अवरोध खड़ा कर देंगे। आज तुमने 2 लोगों को चोट पहुंचाई है ना? अमर हथियार ने पूछा। काले अजगर ने सिर हिलाया। अमर अस्त्र ने कहा, मैं तुम्हें ये बता दूं, अब से तुम एक आंगन में जाओगे। आंगन में कई बड़े लोग रहते हैं। उनकी नज़र में मैं बस एक मामूली नौकर हूँ, और वे आंगन के मालिक को मालिक कहते हैं। आज जिन 2 लोगों को तुमने घायल किया है, वे इस आंगन के मालिक के मित्र हैं। ये सुनकर ब्लैक ड्रैगन दंग रह गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका शरीर ऐसे कांप रहा था मानो उसे बहुत ठंड लग रही हो, और वह बेकाबू हो रहा था। जितना वह हिलने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा कांपता। अमर अस्त्र ने कहा, खैर, स्थिति बहुत विशेष है, तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ सलाह दूंगा। ऐसा क्यों न हो, आप पहले पर्वताश्रय संप्रदाय में जाएं और सच्चे मन से क्षमा मांगें, और कहें कि आपको नहीं पता था कि वे उस अस्तित्व के मित्र हैं और आप ही उन्हें यहाँ लाए हैं। मुझे यकीन है कि उन्हें कुछ खजाने मिल गए होंगे और वे आपके प्रति अधिक अनुकूल हो जाएंगे। जादुई हथियार की सलाह सुनने के बाद काले अजगर को अचानक एक आभास हुआ। फिर वह जल्दी से जादुई हथियार की ओर झुका और बोला, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद महोदय। अगर भविष्य में आपको मुझसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कृपया मुझे बताएं। अमर हथियारों का यही असर होता है। उसने सहजता और गर्व से कहा, अब से तुम्हें ज़्यादा सावधान रहना चाहिए और मेरी बात माननी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि वे जीव कभी भी बहुत डरावने हो सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ होने से मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। काला अजगर डर गया और जल्दी से सिर हिलाया। ये देखकर कि काले अजगर को इतनी आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, अमर हथियार हंस पड़ा। अंततः एक छोटा भाई मिल गया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। और कुछ ही समय बाद जादुई हथियार के मार्गदर्शन में काला अजगर पर्वताश्रय संप्रदाय के ऊपर प्रकट हुआ। देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों को डराने से बचने के लिए उसने काले कुत्ते का रूप धारण कर लिया। सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने के बाद काला अजगर पहाड़ की चोटी पर एक हॉल के सामने उतरा। इस समय देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोग वहां एकत्र थे। दादाजी, जियोक्विन मालिनिग ने अभी संदेश भेजा है कि त्यानजुन टॉवर ने हंशिता साम्राज्य को दबाना शुरू कर दिया है। रिया मुर्मू ने उत्साहित होकर कहा। उसने अचानक इस विषय पर बात करने के लिए लोगों का एक समूह यहाँ इकट्ठा कर लिया। रिया मुर्मू को भी नेहा लोहिया से यह खबर मिली। इस समय देवेंद्र मुर्मू और शौर्य जावेरी के चेहरे अभी भी थोड़े पीले थे, लेकिन खबर सुनने के बाद उनकी आंखें चमक उठीं और उनके पीले चेहरों पर लाली छा गई। सचमुच? दोनों ने पूछा। रिया मुर्मू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन जल्द ही मुस्कान व्यंग्य में बदल गई। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह सब अचानक हो जाएगा, लेकिन उनके लिए यह निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। वे कामना करते थे कि हंशिता साम्राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाए। रोहन मुर्मू ने भी इस समय राहत भरी अभिव्यक्ति दिखाई और सबसे पहले बोले, मुझे लगता है कि इसका संबंध सीनियर से ही होगा। हमने अभी अभी आपकी तलाश पूरी की है और यह खबर आज रात को मिली। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के बीच कोई संबंध है। कुछ अन्य लोग ये भी सोचते हैं कि दोनों का आपस में संबंध होना चाहिए, इसलिए उनकी आंखों में श्रद्धा और भी प्रबल हो गई। और जब वे बातें कर रहे थे, किसी समय उनके पीछे एक काला कुत्ता दिखाई दिया। सब लोग नमस्ते। काले अजगर ने गहरी सांस ली और बोला। जब यह आवाज़ सुनाई दी तो देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोग अचानक चौंक गए और जल्दी से पीछे मुड़कर देखने लगे। जब उन्होंने अपने पीछे एक काले कुत्ते को खड़ा देखा तो वे सभी दंग रह गए। कौन बात कर रहा है? देवेंद्र मुर्मू ने भौहें चढ़ाईं, काले कुत्ते को अनदेखा किया और चारों ओर देखा। हालांकि इस समय जमीन पर पड़ा काला कुत्ता मुस्कुराया, उसके दांत चमक रहे थे। भाई, यह मैं हूँ, मैं दिन का काला अजगर हूँ।
तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए मुझे माफ करना। इस बार जब उन्होंने ध्वनि का स्रोत स्पष्ट रूप से सुना तो देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोग दंग रह गए। जब उन्होंने कुत्ते को ये कहते सुना कि यह एक काला अजगर है तो वे इतने डर गए कि बार बार पीछे हट गए। देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोग काले अजगर से परेशान हैं, विशेषकर देवेंद्र मुर्मू और शौर्य जावेरी। मैंने काले ड्रैगन के नितंब को बहुत नज़दीक से महसूस किया। ये तो बहुत बदबूदार है। वे काले अजगर के नितंब से टकराए जिससे काला अजगर क्रोधित हो गया। कई लोग रुकने से पहले कई फीट पीछे हट गए। उसने काले कुत्ते को देखना शुरू किया जो अभी भी मुस्कुरा रहा था और उसके सफ़ेद दांतों की एक पंक्ति दिखाई दे रही थी। ये कुत्ता, क्या ये सचमुच अत्यंत शक्तिशाली काला अजगर है? इसके अलावा इस काले कुत्ते में खेती की कोई आभा नहीं है। लेकिन वे इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि अभी जो बात हो रही थी वह काला कुत्ता ही था। तुमने कहा था कि तुम काले अजगर हो। देवेंद्र मुर्मू ने हिम्मत जुटाई और पूछा। काले अजगर ने सिर हिलाया और कहा, उस समय मुझे नहीं पता था कि तुम लोग उस प्राणी के दोस्त हो। मैं यहाँ माफ़ी मांगने आया हूँ, खासकर तुम दोनों से। तुम्हें गंभीर रूप से घायल करने के लिए मुझे सचमुच बहुत दुख है। ये सुनने के बाद देवेंद्र मुर्मू और शौर्य जावेरी को यकीन हो गया कि काला कुत्ता ही काला अजगर है, क्योंकि उन्होंने काले अजगर के मुंह से 4 शब्द वह अस्तित्व सुने थे। क्या आपका मतलब यही नहीं है, वरिष्ठ? तो सीनियर ने न केवल महाद्वीप की शीर्ष शक्ति त्यानजुन टॉवर का उपयोग हंसता साम्राज्य को दबाने के लिए किया, बल्कि हमें इसका बदला लेने में भी मदद की और इस काले ड्रैगन को इस तरह बनाया। देवेंद्र मुर्मू ने पलकें झपकाईं और मन ही मन सोचा। शौर्य जावेरी और अन्य लोगों की आंखों में भी उस समय देवेंद्र मुर्मू के समान ही विचार थे तथा उनके मन में भी श्रद्धा की झलक थी। काले अजगर ने उन कुछ लोगों की ओर देखा जो चुप थे, ये सोचकर कि वे अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसने चुपचाप एक मंत्र पढ़ा। अगले ही पल वह बड़ा होने लगा। पलक झपकते ही वह अपने असली रूप में हॉल में प्रकट हो गया। देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों ने अपने सामने विशालकाय जानवर को देखा और नज़दीक से उसकी अत्यंत शक्तिशाली आभा को महसूस किया और वे दंग रह गए। आप क्या करना चाहते हैं? जब काला अजगर अपने मूल रूप में वापस आ गया तो उसने पूछा, क्या अब तुम इस पर विश्वास करते हो? ये सुनकर देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों के होंठ फड़कने लगे। हम पहले से ही इस पर विश्वास करते हैं। देवेंद्र मुर्मू ने कहा, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। काले अजगर ने संतुष्टि में सिर हिलाया, वापस काले कुत्ते में बदल गया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, ये बात तो तय है। ये कैसा रहेगा? जिस गुफा में मैं हूँ वहाँ मेरे पास बहुत सारे खजाने हैं जिनकी तुम्हें ज़रूरत है। मैं उनसे तुम्हारी भरपाई करूँगा, ये कैसा रहेगा? जब देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों ने ये सुना तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह एक बहुत अच्छा एहसास है। ठीक है, ठीक है, देवेंद्र मुर्मू ने झट से कहा। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसे जो चोटें लगी थीं वे इसके लायक थीं। ये सुनकर काले अजगर ने गहरी सांस छोड़ी। अच्छी बात है, तो फिर चलें। ब्लैक ड्रैगन के नेतृत्व में देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोग गुफा के प्रवेश द्वार के बाहर दिखाई दिए। आकाश अभी भी सुंदर है। अभी तो कीड़ों और पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वे प्रकट हुए सारी आवाज़ें शांत हो गईं। आसपास का वातावरण अत्यंत शांत था। देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों ने अपने सामने काले छेद को देखा। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि काला अजगर उन्हें नुकसान पहुंचाएगा और वे उसके पीछे अंदर चले गए। सबसे पहले काले अजगर को वरिष्ठ के अस्तित्व के बारे में पता था, जिसका अर्थ है कि वरिष्ठ ने वास्तव में काले अजगर को देखा था। दूसरे, ये काला अजगर उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, इसलिए उन पर छिपकर हमला करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसे सीधे मार डालो। काला ड्रैगन आगे आगे चल रहा था और देवेंद्र मुर्मू तथा अन्य लोग मशाले लेकर अंदर चल रहे थे। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, वे गुफा के अंत तक पहुंच गए। यह एक बड़ा स्थान है। गुफा की दीवार पर कई चमकते हुए मोती लटके हुए हैं। देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों ने मशालें बुझा दी और अपने सामने का दृश्य देखा। एक क्षण के लिए वे थोड़ा भ्रमित हो गए। हथियार पहाड़ की तरह ढेर हो गए। उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थरों का एक पहाड़। वहां खजाने का एक छोटा सा ढेर भी है जिसका उपयोग अज्ञात है। काले अजगर ने कहा, ये सारी चीजें अब तुम्हारी हैं। यह मेरी क्षतिपूर्ति का तरीका है।
अगली बार जब तुम उस प्राणी को देखो तो मुझे आशा है कि तुम मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कह सकोगे या मुझे बता सकोगे कि अब तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई नफरत नहीं है। क्या ये ठीक है? देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोग जमीन पर पड़े काले कुत्ते को स्तब्ध भाव से देखते रहे और चावल पर चोंच मारते चूजों की तरह तेजी से सिर हिलाया। भेजा गया, ये भेज दिया गया है। काले अजगर ने उन्हें इस तरह देखा और फिर से राहत की सांस ली। इस समय वह एक स्थान पर नजर रखना नहीं भूला। ऊपर देखा तो एक कंपास तैरता हुआ उसकी ओर उड़ रहा था। उसने देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, यह एक संरचना है। मैंने इसमें पहले ही पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा डाल दी है। जब तक ये संप्रदाय पर्वत के शीर्ष पर सक्रिय रहेगा तब तक एक पर्वत सुरक्षा संरचना प्रकट होगी जो संप्रदाय को घेरे रहेगी। रक्षात्मक क्षमता महायान चरण के चरम पर है। 2 शीर्ष महायान गुरुओं के एक साथ आक्रमण के बिना संरचना में बलपूर्वक प्रवेश करना संभव नहीं है। इतना कहने के बाद वह फॉर्मेशन देवेंद्र मुर्मू के सामने तैरकर आ गया। देवेंद्र मुर्मू हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अपने कांपते हाथ फैलाए और कंपास पकड़ लिया। मैं शायद सपना देख रहा हूँ। एक पर्वत संरक्षण संरचना जो एक शिखर महायान साधक का सामना करने में सक्षम है। उनके दोनों संप्रदाय अभी अभी एक होने लगे हैं। पर्वतीय द्वार स्थापित होने के बाद एक विशाल संरचना खड़ी की जाएगी। वह कितनी भव्य होगी। उनकी राय में पूरे नश्वर संसार में केवल 1 या 2 शक्तियां ही ऐसी हैं जिनका गठन इस स्तर का है। अब वे एक दूरस्थ और बेहद कमजोर संप्रदाय हैं, लेकिन वास्तव में उनका इतना बड़ा संगठन है। यह अकल्पनीय है। देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोग इतने खुश थे कि वे लगभग नाचने लगे। और साथ ही साथ दूर एक भव्य हॉल के अंदर इस समय कई लोगों के चेहरे उदास थे, मानो रुके हुए पानी का तालाब हो। मुख्य सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, मानो दर्जनों बड़े आदमियों ने बारी बारी से उसकी सेवा की हो। वह दांत पीस रहा था और उसका चेहरा कोयले जैसा काला पड़ गया था। आखिर क्या हो रहा है? क्या कोई मुझे बता सकता है? अचानक हॉल में एक जोरदार गर्जना हुई जिससे पूरा हॉल हिल गया। बाकी सभी ने अपना सिर नीचे कर लिया। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तियानजुन टॉवर ने अचानक उन्हें दबा दिया और वे भी भ्रमित हो गए। ये कहा जा सकता है कि वे अचानक से पकड़े गए। मुख्य सीट पर बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति हंसिता साम्राज्य के सम्राट प्रताप चौहान थे। आज उन्होंने कई प्रमुख ताकतों के साथ गठबंधन पर एक समझौता किया और उन सभी ने कहा कि भविष्य में वे अविभाज्य होंगे। अप्रत्याशित रूप से कुछ ही घंटे पहले इन ताकतों ने एक के बाद एक समाचार भेजे जिनका उद्देश्य उनके हंसिता साम्राज्य के साथ सभी संपर्क काट देना था। फिर से अजनबी बन जाओ। उनके अलावा उनके साथ सहयोग करने वाली सभी ताकतों ने उन्हें संदेश भेजे और उन्होंने जो कहा वह बिल्कुल एक जैसा था, अत्यंत निर्दयी, मानो वे सभी एकजुट हो गए हों। इनके अतिरिक्त तियानजुन लोगों ने अन्य स्थानों से भी उनका दमन करना शुरू कर दिया। व्यवसाय में, बिजली विकास के संदर्भ में लगभग हर जगह उन पर प्रतिबंध है। कुछ साम्राज्यों ने तो ये भी घोषणा कर दी थी कि हंसिता साम्राज्य का कोई भी व्यक्ति जो उनके साम्राज्य में कदम रखने की हिम्मत करेगा उसे गला घोंटकर मार दिया जाएगा। केवल एक दोपहर में हंसिता साम्राज्य एक सुनहरा फीनिक्स बन गया जिसकी हर कोई प्रशंसा करता था और जिसे जीतने की कोशिश करता था। वह पलक झपकते ही सबकी नजरों में डूबा हुआ कुत्ता बन गया। उदास और शांत हॉल के सामने अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। जैसे ही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, पूरा हॉल और भी शांत हो गया। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हंसिता साम्राज्य के सेवानिवृत्त सम्राट भास्कर राव हैं। साधना स्तर, महायान स्तर। प्रताप चौहान ने अपने पिता की ओर देखा और गंभीर भाव से कहा, पिताजी, क्या आपने भी समाचार सुना है? भास्कर राव ने गहरी आवाज में कहा, आप मुझसे ये कब तक छिपाते रहेंगे? मुझे बताए, क्या हो रहा है? भास्कर राव ने हाल ही में अपनी पहचान के बल पर महाद्वीप के कई बड़े दिग्गजों से नाता जोड़ लिया था। अब उसने एक एक करके उनसे कह दिया कि अब से वे सारे रिश्ते तोड़ देंगे। आप जानते हैं, कुछ समय पहले तक ये शीर्ष विशेषज्ञ उसके प्रति बहुत विनम्र थे, भले ही वे उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। अब इस बदलाव को समझना और स्वीकार करना उसके लिए कठिन है। प्रताप चौहान शर्मा गया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, पिताजी, मुझे भी नहीं पता। जब दोनों असमंजस में थे तभी अचानक एक और व्यक्ति हॉल में प्रकट हुआ।
ये व्यक्ति काले वस्त्र पहने हुए था, काला मुखौटा पहने हुए था तथा उसमें साधना की ऐसी आभा थी जो दर्शाती थी कि वह महायान के मध्य चरण में पहुंच गया था। अत्यंत शक्तिशाली। जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि तियानजुन टॉवर से आया व्यक्ति था। मैं 3 अपडेट करूंगा। जब काले कपड़े वाला आदमी सामने आया तो हॉल में मौजूद सभी लोगों की सांसें रुक गईं, क्योंकि उन्होंने पाया कि इस व्यक्ति ने जो कपड़े पहने थे उन पर एक अत्यंत प्रभावशाली पैटर्न बना हुआ था। लाल अटारी, ये तियानजुन टॉवर का व्यक्ति है। काले वस्त्र पहने इस व्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा है मानो उसमें साधना की अत्यंत शक्तिशाली आभा हो। प्रताप चौहान गटक गया और अवाक रह गया। भास्कर राव का हाल ही में कई शक्तिशाली लोगों से वास्ता पड़ा था। उन्होंने उस आदमी को प्रणाम किया और शांति से कहा, साथी ताओवादी, ये बात अचानक लग सकती है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे हंशिता साम्राज्य ने आपके तियानजुन टॉवर को कैसे अपमानित किया। वह सचमुच समझ नहीं सका, क्योंकि वे बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। क्या तियानजुन टॉवर को लगता है कि उनकी स्थिति खतरे में है? लेकिन तियानजुन टॉवर जैसी जगह आमतौर पर इतनी छोटी नहीं होती। काले कपड़े पहने आदमी के प्रकट होने के बाद उसने भीड़ की ओर देखा। जब भास्कर राव ने उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि प्रताप चौहान की ओर देखते रहे। आप प्रताप चौहान हैं न? काले कपड़े पहने आदमी ने बिना किसी खुशी या दुख के कहा। ये देखकर कि काले कपड़े वाला आदमी उन्हें हवा समझ रहा था और बस उनके बेटे को घूर रहा था और यह सवाल पूछ रहा था, भास्कर राव एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और उनकी भौहें तन गईं। प्रताप चौहान थोड़ा चकित हुआ और उसने सिर हिलाया। मैं अपने दिल में सोच रहा हूँ, क्या ये हो सकता है कि तियानजुन टॉवर की स्थिति मेरी गलती है? ये सही नहीं है। मैं इन दिनों ज़्यादा बाहर नहीं गया हूँ। मैंने कभी किसी को नाराज नहीं किया। पुष्टिकरण प्राप्त करने के बाद काले कपड़े पहने व्यक्ति ने कहा, हमारे मेजबान को आपसे कुछ कहना है। प्रताप चौहान ने घबरा कर कहा, वरिष्ठ, कृपया बेझिझक बोलें। उसे लगा कि काले कपड़े वाला आदमी सच बताने वाला है। आपकी बेटी बहुत अच्छी है, काले कपड़े पहने आदमी ने धीरे से कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद प्रताप चौहान के चेहरे पर नजर डालने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसकी आकृति चमक उठी और वह वहां से गायब हो गया। बस संदेश पहुंचा दो। मैं पहले तो यही सोच रहा था कि काले कपड़े पहने यह आदमी क्या कठोर शब्द कहेगा। या पिता पुत्र प्रताप चौहान जिन्होंने कुछ धमकी भरी टिप्पणियां की। मैं एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। क्या? पिता और पुत्र एक दूसरे को शून्य दृष्टि से देखते रहे। फिर उसने सोचा कि काले कपड़े वाले आदमी ने अभी क्या कहा था। क्या आपकी बेटी अच्छी है? अचानक वे दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, मानो उन्हें कुछ समझ आ गया हो। अभी वे सोच रहे थे कि क्या उन्होंने कोई गलती की है और तियानजुन टॉवर को नाराज कर दिया है। इसी समय तियानजुन टॉवर से कोई आया और उन्हें उत्तर बताया, लेकिन परिणाम उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। ये कैसे संभव है? क्या यूशी खजाने की खोज के लिए किसी दूरस्थ स्थान पर नहीं गया था? इससे तियानजुन टॉवर को कैसे ठेस पहुंची? और यह ठेस इतनी गंभीर थी। प्रताप चौहान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे डंडे से मारा गया हो और वह बहुत भ्रमित हो गया। भास्कर राव भी उलझन में थे। वह ये भी जानता था कि उसकी पोती कहाँ गई है और उसने क्लेश क्रॉसिंग स्टेज में किसी को उसका पीछा करने के लिए भेजा था। जब वे दोनों उलझन में थे तभी अचानक 2 और लोग हॉल में आ गए। एक पुरुष और एक स्त्री। वह महिला ईशानी वर्मा थी। वह आदमी क्लेश पार करने वाले चरण में बूढ़ा आदमी था। दोनों के चेहरे पर अभी भी सदमे के भाव थे। पापा, दादाजी, मैं वापस आ गया। वाह, आज तो सचमुच बहुत खतरनाक दिन था। मैं लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। जैसे ही ईशानी वर्मा वापस आई, उन्होंने आराम से बैठने की जगह ढूंढ ली। वह हॉल के विशेष माहौल से पूरी तरह अनभिज्ञ था। कोई इस राजकुमारी के लिए अच्छी चाय लाओ। वह पहले बाहर चिल्लाए। चिल्लाने के बाद उसने प्रताप चौहान और लियू पुगुआन की ओर देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पापा, दादाजी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ईशानी वर्मा बहुत उलझन में थी। प्रताप चौहान ने उदास चेहरे के साथ कहा, युक्सी, हमें ध्यान से बताओ कि इस दक्षिण यात्रा में क्या हुआ। जब ईशानी वर्मा ने ये सुना तो उसके चेहरे पर नफरत उभर आई। साथ ही वे सभी इस तरह बोल रहे थे मानो वे अपनी शिकायतें व्यक्त कर रहे हों। और उन्होंने अपने साथ हुए अन्याय का विस्तार से वर्णन किया। वह किस्म जो बोलना बंद ही नहीं कर सकती। अंत में
उसने दांत पीसते हुए कहा, त्यानजुन टॉवर का मालिक बहुत घमंडी है। पिताजी, हमारे साम्राज्य को तेजी से विकसित होना चाहिए और अब से हम उनके साथ कुत्तों जैसा व्यवहार करेंगे। जैसे ही ये शब्द बोले गए, धमाका, पूरा हॉल अदम्य क्रोध से भर गया। प्रताप चौहान और भास्कर राव की आंखें आग से धधक रही थीं। सच सामने आ गया है। प्यार ऐसा ही होता है। प्रताप चौहान ने अचानक लियू पुगुआन की ओर देखा और दांत पीसते हुए कहा, पिताजी, क्या मैं आपकी अच्छी पोती को हरा सकता हूँ? भास्कर राव ने गंभीरता से सिर हिलाया, मैं आपके पिटाई शिविर में शामिल होना चाहता हूँ। दोनों के बीच बातचीत खत्म होने के बाद वे अचानक उठे और ईशानी वर्मा की ओर बढ़े। ईशानी वर्मा अपने पिता और दादा की बात सुनकर दंग रह गई। जब उसने उन्हें आते देखा तो उसकी आंखें लगभग जमीन पर गिर गईं। पिताजी, दादाजी, आपको क्या हुआ है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मुख्य हॉल के अंदर चीखें सुनाई देने लगीं। प्रताप चौहान और भास्कर राव एक दूसरे से नफरत करते हैं। जिस चीज़ के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, वह सब इस बेकार चीज़ के कारण पलक झपकते ही खत्म हो गई। हो सकता है कि भविष्य में उनका साम्राज्य भी क्षीण हो जाए और पुनः साम्राज्यवादी राज्य बन जाए। उसने इतनी शक्तिशाली शक्ति को भी अपमानित करके मार डाला। ये सोचते सोचते अचानक प्रताप चौहान के हाथ में एक लोहे की छड़ आ गई। पर्वताश्रय संप्रदाय के पास देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों को संप्रदाय में वापस भेजने के बाद ब्लैक ड्रैगन ने फिर से राहत की सांस ली। फिर एक स्थान पर उड़ गया। इस समय अमर हथियार वहां तैर रहा था, ऊबकर प्रतीक्षा कर रहा था। काले ड्रैगन को देखने के बाद अमर हथियार ने पूछा, क्या आपने एक अच्छा रिश्ता स्थापित किया है? काले अजगर ने हंसते हुए कहा, मैंने उन सभी को रिश्वत दी है। मैंने उनसे ये भी कहा कि जब उनके पास समय हो तो वे उस प्राणी के पास जाएं और मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कहें। जब जियानकी ने यह सुना तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने जल्दी से कहा, तो फिर तुम्हें फिर से काम पर लग जाना होगा। जल्दी से वापस जाओ और उनसे कहो कि वे तुम्हारे बारे में यह बात किसी को न बताएं। कुछ भी मत कहना, वरना वे बड़े लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर काला अजगर दंग रह गया। फिर वह काले धुएं की एक लकीर में बदल गया और पर्वताश्रय संप्रदाय में वापस आ गया। मैं कुछ समय तक व्यस्त था। शांतिपुर में एक आंगन के द्वार के सामने एक लंबी तलवार और एक काला कुत्ता दिखाई दिया। बस इतना ही। अंदर जाने से पहले तैयार रहना और सम्मान से पेश आना। जब भी मुझे देखो, मुझे बिग बॉस कहना। और अब से जब मैं तुम्हें कोई निर्देश दूं तो हमेशा ओके कहना याद रखना। समझ गए? अमर हथियार ने गंभीरता से चेतावनी दी। ये सुनकर काले अजगर ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, हम। हालांकि अमर हथियार ने अचानक शाप देना शुरू कर दिया। देखो, तुम तो भूल ही गए। काला ड्रैगन रुका, फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत अपना स्वर बदला, ठीक है मालिक। हे, ये सही है। चलो अंदर चलें। अमर हथियार ने खुशी से रास्ता दिखाया। काला अजगर अवाक रह गया। एक तलवार और एक कुत्ता अंदर चल रहे हैं। अमर हथियार के प्रवेश के बाद उसने कहा, मालिक, मैं वापस आ गया हूँ। जैसे ही वे उनके पास पहुंचे, वे गुनगुनाने लगे। फिर सभी दिव्य कलाकृतियों ने अमर हथियार के पीछे काले ड्रैगन को देखा। उन्होंने अपनी शक्ति दिखाने का निर्णय लिया। तथापि वे काले अजगर को अपनी शक्ति दिखाने ही वाले थे कि काला अजगर, जो काले कुत्ते में बदल गया था, अचानक चारों पैरों पर गिर पड़ा, मानो जमीन पर घुटने टेक रहा हो, और जोर से चिल्लाया, सभी को नमस्कार। इन शब्दों के बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया। जो कलाकृतियां अपनी शक्ति दिखाना चाहती थीं, वे अचानक अवाक हो गईं। अमर हथियार बस हंसा। दोस्तों, देखिए, मुझे लगता है कि मैंने अच्छा पढ़ाया है ना? इस समय काले अजगर को, जो अभी अभी अहाते में दाखिल हुआ था, रसोई के चाकू से डरने की जरूरत नहीं थी। सामने का भयावह दृश्य देखकर वह इतना डर गया कि उसकी हिम्मत लगभग टूट गई। एक एक करके ऐसे अस्तित्व उसके सामने प्रकट हुए जो दुनिया को नष्ट करने में सक्षम प्रतीत हो रहे थे। पूरा प्रांगण ताओवाद के सिद्धांतों से घिरा हुआ है। बहुत भयानक। और जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुआ, उसे एक दिशा से अपने खून से डर का एहसास हुआ। उसका शरीर बेतहाशा हिल रहा था। यह एक प्राकृतिक शत्रु से मुठभेड़ जैसा है। ये कैसी खतरनाक जगह है। ये तो बहुत डरावनी है।
सच कहूं तो जब अमर हथियार ने कहा कि वहां एक याद था जिसमें बहुत शक्तिशाली प्राणियों का एक समूह था, पहले तो उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैं तो यही मानता हूं कि इनमें से कुछ ही अस्तित्व में हैं। ये शब्दों का समूह बहुत नकली है, लेकिन अब जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा तो उसे अंततः पता चला कि वह गलत था। और यह बहुत गलत है। काले अजगर को इस तरह देखकर रसोई के चाकुओं को अपनी शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। उनमें से एक, कैदाओ, बोला, खड़े हो जाओ और मैं तुम्हें यहाँ के नियम बताता हूँ। अब से तुम्हें कचरा नंबर 2 कहा जाएगा। अपना नाम याद रखना, और अब से इस आंगन में खासकर हमारे मालिक के सामने कुत्ते की तरह व्यवहार करना। अगर मालिक को जरा भी शक हुआ तो हमारे पास तुम्हें मानवीय तरीके से नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। समझे? जब काले ड्रैगन ने कैदाओ की बात सुनी तो उसने अपनी चौड़ी खुली आंखें झपकाईं और जल्दी से सिर हिलाया। सचमुच ऐसा गुरु है। बहुत खूब। इस आंगन का मालिक कितना शक्तिशाली है। इतने सारे प्राणी उसे मालिक कहते हैं। कैदाओ ने यहाँ नियमों की व्याख्या समाप्त कर दी और अंत में कहने के लिए और कुछ नहीं बचा। अब से तुम वहीं रहोगे। तुम्हारे पूर्वज वहीं हैं और ये तुम्हारे लिए भी एक अवसर है। कैदाओ ने कहा। ये सुनकर काले अजगर ने जल्दी से सिर हिलाया और छोटे तालाब की ओर देखने लगा। गुरगल, ये देखकर उसने अपनी लार निगल ली। खून से जो डर आया वह वहीं से आया, और कैदाओ ने जो कहा उसे सुनने के बाद ये केवल उसी दिशा में जा सकता था। जब वह नजदीक पहुंचा तो किसी कारणवश उसका खून खौलने लगा। क्या क्या हो रहा है? काला अजगर डर गया। जब उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है, तालाब में मौजूद सुनहरी मछली ने बोलना शुरू कर दिया। घबराओ मत, थोड़ी देर बाद तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। ड्रैगन रक्त वाले कई लोगों के साथ ऐसा होता है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, ब्लैक ड्रैगन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर में अचानक बिजली कड़कने लगी हो। अचानक मुझ पर भय का भाव छा गया। पापा! वह सीधा जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर कांप रहा था। गोल्डफिश ने काले ड्रैगन को देखा और अवाक होकर बोली, तुम्हारा वंश बहुत शुद्ध नहीं है। क्या ये सचमुच इतना गंभीर है? लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देती। यहाँ तक कि पैट्रिक ड्रैगन भी मुझे देखकर असहज महसूस करता है, इसलिए तुम ठीक हो। इन शब्दों के बोलने के बाद ब्लैक ड्रैगन का मन गड़गड़ाहट से भर गया, जो प्रहार और गड़गड़ाहट कर रही थी। जू लॉन भी असहज महसूस कर रहे हैं। यह बॉस, आप कौन हैं? गोल्डफिश इस समय अपना परिचय देना नहीं भूला और बोला, मैं अपना परिचय देना भूल गया। एक निश्चित स्थान पर कई लोग मुझे शेंगलोंग कहते हैं। काले अजगर को अचानक पता चला कि उसने बोलने की क्षमता खो दी है। यहाँ तक कि सोचना भी बहुत कठिन हो गया है। पवित्र ड्रैगन, वह ब्रह्मपूर्ण अस्तित्व जो केवल किंवदंतियों में ही रहता है। ड्रैगन कबीले के गुप्त इतिहास में दर्ज है कि पैट्रिक ड्रैगन असल में ड्रैगन कबीले का पूर्वज नहीं है। असली पूर्वज का नाम पवित्र ड्रैगन है। काले अजगर द्वारा खाए गए मृत अजगर के पास एक गुप्त इतिहास की पुस्तक भी थी। संयोगवश उन्हें इस रिकॉर्ड के बारे में पता चल गया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे पता चल जाएगा कि यह गुप्त इतिहास सच था। इसके अलावा जो अस्तित्व केवल समय की उत्पत्ति के समय ही विद्यमान था, वह वास्तव में उसके ठीक सामने था। सुनहरी मछली मुस्कुराई और बोली, घबराओ मत। मेरे साथ रहना उतना मुश्किल नहीं है जितना किंवदंती कहती है। इसके विपरीत मेरे साथ रहना बहुत आसान है। काले अजगर ने फिर से निगल लिया और सिर हिलाया। घर के अंदर आड़ू के पेड़ की आवाज़ गहरी नींद में सो रही अनिकासूरी के कानों में पड़ी। अनिकासूरी, कल इस छोटे काले कुत्ते को अपने मालिक के पास ले जाने की पूरी कोशिश करो। अनिकासूरी ने अपनी आंखें खोली और दीवार की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं दीवार के आर पार काले कुत्ते को देख सकता हूँ। हाँ, मैं समझ गया, बहन पीच ट्री। इतना कहकर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी नींद में सो गया। अगले दिन सूर्य पृथ्वी पर चमक उठा। यद्यपि अभी सुबह का समय था, फिर भी गर्मी के कारण मौसम काफी गर्म था। राघव मेहरा उठे और देखा कि अनिकासूरी उनके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसने अपने गुलाबी छोटे चेहरे को अपने हाथों से सहारा दिया और उसे घूरने लगी। राघव मेहरा हल्के से मुस्कुराए, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, अनिकासूरी, क्या हुआ? अनिकासूरी ने हंसते हुए कहा, भाई बताओ मैंने क्या उठाया? राघव मेहरा ने अपना सिर हिलाया।
धप 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 धप। अनिका सूर्यई एक तरफ हट गए, अपने हाथ फैलाए और अपने पीछे जीभ बाहर निकाले लेटे एक काले कुत्ते की ओर इशारा किया। राघव मेहरा काले कुत्ते को देखकर दंग रह गए। ओह, क्या तुमने इसे उठाया? राघव मेहरा का मुंह फड़क उठा। अनिका सूरी के चेहरे पर 2 गड्ढे उभर आए। हाँ, ये गेट के बाहर पड़ा रहता था, बहुत दयनीय लग रहा था। मैंने इसे कुछ दिया, फिर भी यह नहीं गया। मुझे लगता है कि यह भी खो गया है। क्या हम इसे रख लें? राघव मेहरा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, एक कुत्ता कैसे खो सकता है? ये किसी और का होगा। इसे जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। हालांकि उसने इस काले कुत्ते को कस्बे में कभी नहीं देखा था, लेकिन ये किसी के परिवार का तो होगा ही। इतना कहकर राघव मेहरा भी उठकर नहाया। अनिका सूरी ने कुछ और नहीं कहा और राघव मेहरा को नाश्ता देने चली गईं। नाश्ते के बाद राघव मेहरा जमीन देखने गए और आराम से उसमें पानी डाला। समय गुजर जाता है। राघव मेहरा ने पाया कि काला कुत्ता वास्तव में आंगन में ही रहा और जाने से इनकार कर दिया। जब राघव मेहरा उसे बाहर निकालकर घर जाने देने के बारे में सोच रहे थे, देवेंद्र मुर्मू की आवाज़ बाहर यार्ड में सुनाई दी। राघव मेहरा ने देवेंद्र मुर्मू को आंगन में बुलाया। इस बार केवल देवेंद्र मुर्मू ही आए। जब राघव मेहरा ने देवेंद्र मुर्मू का गुलाबी और चमकदार चेहरा देखा तो वह दंग रह गए। वह कल आधा मरा हुआ था और अभी तो केवल दूसरा दिन है और वह पहले से ही ऐसा है। चिकित्सक सचमुच बहुत बढ़िया हैं। मिस्टर गोंग, आज आप अच्छे मूड में लग रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हंसिता साम्राज्य वाला मामला सुलझ गया हो? राघव मेहरा आज सुबह से इस बारे में सोच रहे थे। ये भी स्पष्ट नहीं है कि हंसिता साम्राज्य को दबाने की आरव की योजना किस प्रकार चल रही है, लेकिन देवेंद्र मुर्मू को इस तरह देखकर उन्हें लगा कि अब तो हो गया। देवेंद्र मुर्मू मुस्कुराए और खुश होते हुए बोले, वरिष्ठों की मदद से, चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, उन्हें पहले ही बुरी तरह दबा दिया गया है। हाँ, और जहाँ तक हमारे संप्रदाय की बात है, हम इसे जारी रख सकते हैं। 5 दिन से भी कम समय में हम उद्घाटन समारोह कर सकते हैं। ये सुनकर राघव मेहरा की आंखें चमक उठीं। यह अंततः हो गया। उफ, ये ओल्ड लॉन कमाल का है। ये कौन है और ये एक पूरे साम्राज्य को कैसे तबाह कर सकता है? राघव मेहरा मुस्कुराए और बोले, यह अच्छी बात है। चलो जल्दी करने की कोशिश करते हैं। राघव मेहरा को डर था कि इस मिशन में फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इतना कहकर राघव मेहरा ने देवेंद्र मुर्मू को रात के खाने पर रखने की तैयारी कर ली। लेकिन इस समय सिस्टम की आवाज़ फिर से सुनाई दी। वास्तव में उसने पिछला कार्य पूरा करने से पहले ही अगला कार्य शुरू कर दिया। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। सिस्टम, कौन सा काम? राघव मेहरा ने मन ही मन सोचा। 10 दिन के अंदर मैं एक संप्रदाय स्थापित करूंगा और 10,000 शिष्यों की भर्ती करूंगा। क्या आप इस मिशन को स्वीकार करते हैं? राघव मेहरा ने पलकें झपकाईं। ये बहुत खतरनाक है। बेहतर होगा कि मैं इसे 10 दिनों तक न लूं। राघव मेहरा ने मन ही मन सोचा। सौभाग्यवश आप इसे स्वीकार करना या न करना चुन सकते हैं, अन्यथा वह मर चुका होता। इस मिशन की सज़ा विनाश नहीं है, हम। वह क्या है? राघव मेहरा को अचानक इसमें रुचि हो गई। ये सुनकर राघव मेहरा की बोलती अचानक बंद हो गई। उसने सोचा कि यह किसी प्रकार की सज़ा है। वास्तव में ऐसी शर्मनाक सज़ा मिली। सिस्टम, तुम बिल्कुल जहरीले हो। क्या आप इसका उत्तर देना चाहते हैं? राघव मेहरा ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने देवेंद्र मुर्मू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर गोंग, मुझे आश्चर्य है कि क्या हमारा नया संप्रदाय 10 दिनों के भीतर 10,000 नए शिष्यों की भर्ती कर सकता है। राघव मेहरा का मानना था कि पर्वताश्रय संप्रदाय के शिष्यों को उनमें नहीं गिना जाना चाहिए, अन्यथा ये कार्य बहुत आसान हो जाएगा। ये सुनकर देवेंद्र मुर्मू ने अपना सिर हिलाया। दोनों संप्रदायों के विलय के बाद शिष्यों की संख्या केवल कुछ हजार रह गई। एक बार में और 10 दिनों के भीतर 10,000 शिष्यों की भर्ती करना निश्चित रूप से संभव नहीं है, जब तक कि कोई ऐसी चीज न हो जो उन्हें प्रसिद्ध बना दे। निश्चित रूप से वह बड़ी संरचना एक के रूप में गिनी जाती है, लेकिन यह उनकी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें एक भयानक अस्तित्व की आवश्यकता है। यदि वरिष्ठ लोग स्थिति को शांत करने के लिए आगे आएं तो यह निश्चित रूप से काम करेगा। हालांकि
उन्होंने महसूस किया कि वरिष्ठ की स्थिति में उनके लिए दूसरों के सामने जाकर अपना असली रूप प्रकट करना असंभव था। आखिरकार ये हंशिता साम्राज्य का दमन कर रहा है। ये सभी कार्य अप्रत्यक्ष रूप से त्यानजुनलो द्वारा किए गए थे। इससे पता चलता है कि वरिष्ठ व्यक्ति वास्तव में अपने मन का विकास कर रहा है और वह यथासंभव नश्वरता से कार्य करता है। राघव मेहरा ने जब देवेंद्र मुर्मू को अपना सिर हिलाते देखा तो उनके होंठ भींच लिए। इस प्रणाली को अस्वीकार करने के लिए तैयार रहें। यह एक अतिरिक्त कार्य है और वह वास्तव में इसे करना चाहता है। इससे आप सभी कार्यों को पूरा करने के करीब पहुंच जाएंगे। आखिरकार इस कुत्ता प्रणाली द्वारा शुरू किए गए कार्य यादृच्छिक हैं। शायद कुछ दिन, शायद कुछ महीने, वह नहीं जानता था कि वह संसार में कब अजेय हो जाएगा, या यूं कहें कि वह नहीं जानता था कि वह अपने जीवन काल में अजेय हो सकेगा या नहीं। सिस्टम, मैं ये काम स्वीकार नहीं करूंगा, राघव मेहरा ने सोचा। इसके बारे में फिर से सोचो। अगर यह आधा भी छोटा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राघव मेहरा, अचानक उसे किसी पर प्रहार करने की इच्छा हुई। ये सही है, उसका विवाह करने और बच्चे पैदा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वह एक सामान्य आदमी है। लेकिन एक रास्ता है। अगर वरिष्ठ मुझे यह उधार दे दें तो मैं 2 दिनों के भीतर एक संप्रदाय खोल सकता हूं और कुछ ही दिनों में कई शिष्य प्राप्त कर सकता हूं। देवेंद्र मुर्मू ने आंगन में जमीन पर पड़े काले कुत्ते की ओर इशारा किया। यार्ड में प्रवेश करने के कुछ देर बाद ही देवेंद्र मुर्मू ने काले अजगर को देखा। उसकी आंखों में भी एक विशेष रोशनी चमक रही थी और वह जानता था कि काला कुत्ता एक काला अजगर था। राघव मेहरा की बात सुनकर मुझे लगा कि स्थिति को शांत करने के लिए राघव मेहरा की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक काला अजगर ही काफ़ी था। ज़रा सोचिए, न केवल वहाँ एक अजेय पर्वत संरक्षण संरचना है, बल्कि वहाँ एक महायान काला ड्रैगन भी पर्वत की रक्षा कर रहा है। ये पंक्ति कितनी बड़ी है। मुझे डर है कि 2 दिन के भीतर ही उनके संप्रदाय की प्रतिष्ठा सबको पता चल जाएगी। इस समय उन्होंने अचानक जनता के सामने घोषणा की कि उनका संप्रदाय शिष्यों की भर्ती करना चाहता है। हो सकता है कि पूरे महाद्वीप के लोग बेचैन हो जाएं। चाहे आप कितनी भी दूर हों, यहाँ आइए। राघव मेहरा ने देवेंद्र मुर्मू की बातें सुनी और फिर से काले कुत्ते की ओर देखा। वह थोड़ा उलझन में था। अभी अभी आपने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आप एक कुत्ते की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि इसके साथ आप ये कर सकते हैं। तुम मजाक कर रहे हो, या फिर आप और सिस्टम मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। राघव मेहरा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, सिर्फ यही सब कुछ है। काले अजगर ने पहले ही राघव मेहरा और दूसरे आदमी के बीच की बातचीत सुन ली थी। अचानक मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। देवेंद्र मुर्मू ने सिर हिलाया और आत्मविश्वास से कहा, यह काफ़ी होगा। अगर मैं यह नहीं कर पाया तो मैं अपना सिर आपके सामने ला सकता हूं, सीनियर। बहुत आश्वस्त। अगर वह ये भी नहीं कर पाए तो देवेंद्र मुर्मू को लगा कि वह सचमुच मर जाएंगे। राघव मेहरा अवाक रह गए और काले कुत्ते को घूरने लगे। क्या ये कुत्ता विशेष है? क्या ये वह राक्षसी जानवर हो सकता है जिसके बारे में अभ्यासी अक्सर बात करते हैं? राघव मेहरा ने अपनी आंखें सिकुड़कर उसे ध्यान से देखा, लेकिन वह चाहे जिस तरह से देखे, ये काला कुत्ता तो बस एक कुत्ता ही था। और उन्होंने खेती के सामान्य ज्ञान की पुस्तक में अभिलेख पढ़े थे। ऐसा कहा जाता है कि ये राक्षस खूनी और हिंसक होते हैं। अगर सचमुच उसके घर में कोई राक्षस है, हालांकि यह सामान्य लग रहा था, लेकिन वह डर भी रहा था, खासकर तब जब अनिकासुरी अभी भी यहाँ हैं। ये राक्षस बच्चों को भी खा सकता है। राघव मेहरा ने देवेंद्र मुर्मू की ओर संदेह से देखा और कहा, बूढ़े गोंग, आप इस राक्षस को क्यों चाहते हैं? उन्होंने जो कहा वह बहुत स्पष्ट था। अगर देवेंद्र मुर्मू ने जवाब दिया तो ये कुत्ता राक्षस ही होगा। देवेंद्र मुर्मू मुस्कुराए और बोले, शांति बनाए रखें। ये देखकर कि देवेंद्र मुर्मू ने न केवल बातचीत की बल्कि यह भी कहा, राघव मेहरा ने तुरंत कहा, तो उसे जल्दी से ले जाओ। ये सचमुच एक राक्षस है। देवेंद्र मुर्मू की आंखें चमक उठीं और वे हंसते हुए बोले, बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। शिष्यों की भर्ती के बाद मैं इसे वापस ला सकता हूँ। बेशक एक नवस्थापित संप्रदाय को शिष्यों की भर्ती करनी होती है और देवेंद्र मुर्मू भी चाहते हैं कि उनका संप्रदाय अधिक मजबूत हो। ये सबसे अच्छा होगा यदि मैं एक साथ 10,000 शिष्यों को स्वीकार कर सकूं। आखिरकार युवा प्रतिभाएं ही किसी भी सेना का भविष्य होती हैं।
जब राघव मेहरा ने सुना कि देवेंद्र मुर्मू चाहते हैं कि राक्षस वापस आ जाए, तो उन्होंने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, बस राक्षस को ले जाओ। उसे वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं वापस आऊं तो क्या होगा? बेशक, इसे जहां तक हो सके ले जाए। देवेंद्र मुर्मू एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर उनकी खुशी शब्दों से परे थी। ठीक है, 5 दिन के अंदर हम संप्रदाय जरूर तैयार कर लेंगे। जब संप्रदाय का उद्घाटन समारोह होगा तो मैं आकर आपको सूचित करूंगा। राघव मेहरा ने सिर हिलाया, फिर पूछा, क्या आप सचमुच 10 दिनों के भीतर 10,000 शिष्य प्राप्त कर सकते हैं? मुझे गारंटी चाहिए। वह अभी भी उस मिशन के बारे में सोच रहा था। यदि मैं एक और पूरा कर सका तो मैं निश्चित रूप से एक और पूरा करूंगा। देवेंद्र मुर्मू ने अपनी छाती थपथपाई और गंभीरता से कहा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। उसे नहीं पता था कि सीनियर ने ऐसा क्यों पूछा, लेकिन वह केवल एक गंभीर वादा ही कर सके, क्योंकि उसमें इतना आत्मविश्वास है। राघव मेहरा ने गहरी सांस ली और देवेंद्र मुर्मू को रात के खाने के लिए रुकने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा, तो जाओ और काम में लग जाओ। कोशिश करो कि सब कुछ जल्दी से निपटा लो। देवेंद्र मुर्मू मुस्कुराए और सिर हिलाया, फिर काले अजगर की ओर देखा। इस समय काला अजगर आंसू में डूबा हुआ था। ये यहाँ कब से है और यह फिर से जा रहा है? वह कल पूरी रात छोटे तालाब के पास लेटा रहा और अगले दिन उसे पता चला कि उसने अपने शरीर में मौजूद अपचित ड्रैगन सार का पूरा 1% पचा लिया था। ये निश्चित है कि समय आने पर इसे पूरी तरह से पचा लिया जाएगा। और मजबूत बनो। लेकिन इस समय इस अस्तित्व ने वास्तव में देवेंद्र मुर्मू से इसे दूर ले जाने के लिए कहा और इसके पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रसोई का चाकू और सुनहरी मछली भी अवाक रह गए। मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन सुनहरी मछली ने उसे दिलासा भी दिया, तुम रात को चुपके से वापस आ सकते हो। ये सुनकर ब्लैक ड्रैगन ने राहत की सांस ली। अब यह इतना उलझा हुआ मामला नहीं रहा। राघव मेहरा ने देवेंद्र मुर्मू और काले कुत्ते को जाते हुए देखा, फिर वापस आंगन में आकर गंभीरता से कहा, सिस्टम, काम स्वीकार करो। मेजबान अब डरता नहीं है। राघव मेहरा को इस प्रणाली का मतलब पता था और उन्होंने कहा, ये केवल आधा छोटा है। अगर ये 2/3 छोटा है तो भी मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। न्यू पाई सिस्टम ने ईमानदारी से कहा। राघव मेहरा ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा और बहुत गर्वित दिखे। वास्तव में मैं बहुत घबरा गया था। देवेंद्र मुर्मू द्वारा काले अजगर को आंगन से बाहर लाने के बाद वह पर्वताश्रय संप्रदाय की ओर उड़ गया। काले अजगर ने देवेंद्र मुर्मू की ओर देखा और उसके चेहरे पर मानव जैसी कड़वी मुस्कान आ गई। तुमने मुझे बहुत सारे अवसर गंवा दिए हैं। ब्लैक ड्रैगन ने अभी अभी यह भी देखा कि देवेंद्र मुर्मू का उस अस्तित्व के साथ वास्तव में बहुत अच्छा रिश्ता था। इसलिए उसने देवेंद्र मुर्मू के प्रति कोई गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं की। देवेंद्र मुर्मू भी कड़वी मुस्कान के साथ बोले, सच कहूं तो इस सीनियर को लालची लोग पसंद नहीं। बस कुछ फायदा मिल जाए, यही काफ़ी है। जानते हो, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत मौके की नहीं, बल्कि इस सीनियर की मेहरबानी की है। बोलते हुए देवेंद्र मुर्मू ने राघव मेहरा से पहली मुलाकात से लेकर आज तक के अपने अनुभवों को साझा किया और अपनी समझ व्यक्त की। ये सुनकर काला अजगर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। तभी अचानक उनकी आंखें देवेंद्र मुर्मू की ओर देखकर विस्मय से भर गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर गोंग मेरी कुछ मदद करेंगे। मैं अभी नाराज हो रहा था। मैंने इससे वाकई एक सबक सीखा है। ब्लैक ड्रैगन ने जल्दी से अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने महसूस किया कि देवेंद्र मुर्मू ने जो कहा वह काफ़ी मायने रखता है। यह दूरदर्शी भी है। मैंने सोचा कि आंगन में ही रहना बेहतर होगा। देवेंद्र मुर्मू की बातें सुनने के बाद मुझे अंततः समझ में आया कि उस अस्तित्व ने अभी अभी देवेंद्र मुर्मू को उसे क्यों छीनने दिया। भावनाओं के गुप्त उद्देश्य होते हैं और वे चतुराईपूर्ण होती हैं, इसलिए उन्हें याद दिलाएं कि वे अपनी क्षमता से अधिक न लें। दरअसल राघव मेहरा ने इस बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा था। परिलोक, एक बहुत ही सुंदर हवेली के अंदर। ये स्थान बहुत सुंदर है और यहाँ का वातावरण परियों जैसा है। एक हॉल के अंदर एक अत्यंत शक्तिशाली आभा वाले अधेड़ व्यक्ति ने जमीन पर आधे घुटनों के बल बैठे अधेड़ व्यक्ति को देखकर भौहें चढ़ाईं और कहा, क्या तुम्हें यह आकाश मल्होत्रा अभी तक नहीं मिला? अमर भगवान को रिपोर्ट करते हुए, मुझे नहीं पता कि आकाश मल्होत्रा ने कौन सी नश्वर दुनिया खोज ली है। आधे घुटनों के बल बैठा अधेड़ उम्र का आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया।
जब से उन्हें अमर सम्राट विक्रम से आदेश मिला है, वे नश्वर संसार में उसी प्रकार भ्रमण कर रहे हैं जैसे पतंगे ज्वाला की ओर जाते हैं। अप्रत्याशित रूप से थोड़ी देर बाद अमर सम्राट ने उनसे कहा कि अब उसे खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे रुक गए और परिलोक में लौट आए, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। उनका एक सहकर्मी था जो संभवतः अपने संचार उपकरण के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कभी वापस नहीं आया। किसी भी संदेश का कोई उत्तर नहीं आया। शायद वह अभी भी अमर सम्राट द्वारा दिए गए इनाम से चकित है और अभी भी खोज कर रहा है। भूल जाओ, उसे अकेला छोड़ दो। अमर पूज्य अब ध्यान देने में बहुत आलसी हो गए और अगली बात के लिए निर्देश देने लगे। नश्वर संसार। एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने चेहरे पर उदासी लिए हुए एक सुनहरी जेड स्लिप पकड़े हुए था। ये चीज़ जरूर टूट गई होगी। वह इतना आलसी था कि आगे अध्ययन नहीं कर सका, इसलिए उसने सुनहरी जेड पर्ची को फेंक दिया और अपने सामने नश्वर संसार को देखने लगा। मैं सौवा हूँ, मुझे उम्मीद है कि मैं इसे यहाँ पा सकूंगा। ये सोचते ही उसकी आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी। यदि वह सचमुच अमर सम्राट की बेटी को ढूंढ लेता है तो वह भविष्य में हर दिन खुशी का आनंद ले सकेगा। ये सोचकर वह पुनः प्रेरित हो गया। उड़ना शुरू करो और हर जगह देखो। पर्वताश्रय संप्रदाय और शांतिपुर के बीच एक पर्वत श्रृंखला है। अब इस क्षेत्र में अच्छी तरह से खनन हो चुका है। मूलतः ये स्थान उजाड़ था, लेकिन अब यह मंडपों, मीनारों और अमर महलों से भरा हुआ है। वह परी जैसी दिखती है। देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोग पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पर गए। कई लोगों ने एक साथ पूरी पर्वत श्रृंखला को देखा। अब से ये हमारा नया संप्रदाय होगा। हाँ, मैं अभी से भविष्य में होने वाले भव्य अवसर की कल्पना कर रहा हूँ। कई लोग बहुत खुश थे। भविष्य में अपने पूर्ववर्तियों के समर्थन से एक शीर्ष संप्रदाय बनने की उनकी महान महत्वाकांक्षा थी। देवेंद्र मुर्मू ने एक कंपास निकाला और कहा, चलो शुरू करते हैं। एक बार यह संरचना खड़ी हो जाए तो हम पूरे महाद्वीप के केंद्र बिंदुओं में से एक बन जाएंगे। ये सुनकर शौर्य जावेरी और अन्य लोग हंस पड़े। देवेंद्र मुर्मू ने ब्लैक ड्रैगन के निर्देशों का पालन किया और गठन को सक्रिय करना शुरू कर दिया। कंपास उड़ जाता है, बादलों में डूबा हुआ। इसी समय एक भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दी। अगले ही क्षण आकाश से एक तेज रोशनी तीव्र गति से उतरी, एक पारदर्शी उल्टे कटोरे की तरह। पलक झपकते ही उनकी पर्वत श्रृंखला लपेट ली गई। गठन हो गया। देवेंद्र मुर्मू हंसे और फिर एक हाथ से इशारा किया। आकाश में स्थित दिशा सूचक यंत्र अचानक उड़कर उसके हाथ में आ गिरा। भविष्य में वह पर्वत संरक्षण संरचना को नियंत्रित करने के लिए इस संरचना कंपास को नियंत्रित कर सकता है। पहाड़ों में नए संप्रदाय में पहले से ही बस चुके शिष्यों और बुजुर्गों ने जब ये भव्य दृश्य देखा तो वे खुशी से झूम उठे। संपूर्ण पर्वत श्रृंखला जय जयकार से भर गई। इससे संकेत मिलता है कि उनका संप्रदाय जल्द ही शीर्ष शक्तियों में से एक बन जाएगा। ये संरचना महायान के शिखर को झेल सकती है। कहा जा सकता है कि इस महाद्वीप में कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। प्रसिद्ध न होना कठिन है। गठन समाप्त करने के बाद देवेंद्र मुर्मू ने ब्लैक ड्रैगन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई जियाओ, मैं फिलहाल स्टो को संभालने के लिए आप पर भरोसा कर रहा हूँ। कुछ ही समय में देवेंद्र मुर्मू ब्लैक ड्रैगन के साथ उत्साहपूर्वक बातचीत करने लगे। यहाँ तक कि एक अलग तरह के भाई बनने का विचार भी है। इसलिए दोनों के नाम बदल दिए गए। उनमें से एक का नाम भाई गोंड है, एक का नाम भाई जियाओ है। काले अजगर ने सिर हिलाया, सीधे आकाश में उड़ गया और कुत्ते के रूप से वापस अपने मूल रूप में आ गया। एक रात यार्ड में रहने और बहुत सारे ड्रैगन सार को पचाने के बाद काला ड्रैगन अपने मूल रूप में वापस आ गया और उसका विशाल शरीर आकाश में दिखाई दिया। काले ड्रैगन का आकार पहले से अलग है, ये 2 गुना बड़ा है। उसके सिर पर 2 छोटे सींग थे जिनकी लंबाई 2 गुनी थी। काले शल्क अधिक गहरे और चमकदार हो गए, यहाँ तक कि परावर्तक भी। जैसे ही यह प्रकट हुआ, इसने आधे आकाश पर कब्जा कर लिया। नीचे थोड़ा अंधेरा था, मानो बादल छाए हों। गर्जन प्रकट होने के बाद वह दहाड़ा। दहाड़ से आसपास का वातावरण दहल गया। ऐसा लग रहा है जैसे कह रहा हो, दुनिया में कौन मुझसे मुकाबला कर सकता है। देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों ने आसमान में काले अजगर को देखा जो ताकतवर होता जा रहा था। इसे बादलों के ऊपर चक्कर लगाते और धुआं छोड़ते देख मैं गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका।
मुझे यकीन नहीं हो रहा। भाई जियाओ सीनियर से थोड़ी सी मुलाकात के बाद ही इतना सफल हो गया है। यह जरूर एक शानदार मौका होगा। देवेंद्र मुर्मू को गहरा सदमा लगा। सीनियर वाकई अजेय है। हालांकि वह राक्षस पहले से ही बेहद शक्तिशाली है, फिर भी उसने हमें जो मौके दिए हैं उनसे उसे बहुत फायदा हुआ है। जैसे ही संरचना स्थापित हुई, 100 मील के दायरे में स्थित सभी संप्रदायों ने तुरंत परिवर्तन महसूस किया। सभी अभ्यासी आकाश की ओर देखने लगे। नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंचने के बाद उनकी दृष्टि अत्यंत तीव्र हो गई। जब उन्होंने दूर आकाश में प्रकाश की परत को धुंधले ढंग से उठते देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। वह क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई खजाना खोदकर निकाला गया हो, या फिर कोई गुप्त लोक प्रकट हो रहा है? इतनी दूर से वह गुप्त क्षेत्र दिखाई नहीं देता। नहीं, हमें वहां जाकर देखना होगा। अधिकाधिक लोग ये जान रहे हैं कि दूसरी ओर क्या हो रहा है। कई 100 मील के दायरे में रहने वाले अभ्यासी उस दिशा में उड़ने लगे। प्रकाश की किरणें बुने हुए धागों की तरह आकाश में फैल रही थीं। कुछ चिकित्सकों ने तो जाने से पहले जेड स्लिप के माध्यम से अपने करीबी दोस्तों से बातचीत भी की। उन्हें बताओ कि तुमने क्या देखा। खबर फैलने लगी। देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोग मुस्कुराए और संप्रदाय की स्थापना की तैयारी करने लगे। निमंत्रण भेजे जाने चाहिए तथा अन्य बलों की भर्ती की जानी चाहिए। इस तरह उनके संप्रदाय की प्रतिष्ठा और अधिक प्रसिद्ध हो जाएगी और अधिक लोग उनके संप्रदाय के बारे में जानेंगे। तभी हम अधिक शिष्यों की भर्ती कर सकेंगे। देवेंद्र मुर्मू ने रिया मुर्मू की ओर देखा और कहा, जुएर, जियाओक्विन मालिनिक को एक संदेश भेजो। उसे 2 दिनों में राजा और अन्य लोगों को यहाँ लाने के लिए कहो और उनके शाही परिवार से हमारे संप्रदाय के उद्घाटन की खबर फैलाने के लिए कहो। रिया मुर्मू मुस्कुराए और सिर हिलाया। उसका संप्रदाय ऐसे गौरवशाली क्षण का अनुभव कर रहा था और वह भी इसका प्रदर्शन करना चाहती थी। वह तेजी से एक कोने में चला गया। भगवान लुओ लैंग के साथ संवाद शुरू करें। देवेंद्र मुर्मू, शौर्य जावेरी और अन्य लोग भी व्यस्त थे। वे निमंत्रण पत्र तैयार करने और अन्य बलों को आमंत्रित करने में लग गए। आधे दिन बाद निमंत्रण भेज दिए गए हैं। इस समय पर्वत संरक्षण संरचना के बाहर उन लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई जो संरचना के कारण आए थे। इन लोगों की भागने की लाइटें पास आ गईं और जब वे रुके तो वे हक्के बक्के रह गए। सभी लोग सामने के दृश्य को देखते रह गए। संरचना पर एक नज़र डालने से ही वे दंग रह गए। संरचना के अंदर बादलों में काले ड्रैगन को निगलते और धुआं उगलते हुए देखना। हर कोई पत्थर की मूर्तियों में बदल गया। ये कैसा संप्रदाय है? इतना शक्तिशाली संप्रदाय यहाँ कब प्रकट हुआ? क्या मैं सही देख रहा हूँ? ये पर्वतीय सुरक्षा संरचना कितनी भयानक है, और आकाश में वह काला अजगर महायान अवस्था में है। ये कैसा अमर संप्रदाय है? मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? मुझे शक है कि मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ है। जोंगजोऊ में भी इतना शक्तिशाली संप्रदाय नहीं होगा। महायान स्तर का एक ड्रैगन पर्वत रक्षक पशु के रूप में सेवा कर रहा है, ऐसा मैंने पहले कभी न सुना है और न ही देखा है। लोगों का एक समूह अपने सामने के दृश्य को देख रहा था। वे शब्दों से परे सदमे में थे। उनके सिर में झुनझुनी हो रही थी और वे पहाड़ी द्वार की ओर देखने लगे। 3 बड़े शब्द उनकी नज़र में आए। हियान संप्रदाय। जो भी वहां आया वह अपने सामने का दृश्य देखकर दंग रह गया। जब वे जागते हैं, जिन लोगों के पास संदेश भेजने के लिए जेड पर्चियां थीं, उन्होंने उन्हें निकाला और अपने उन मित्रों को संदेश भेजे जो अभी भी दूर थे। बस एक पल, उन्होंने जो देखा वह भयानक गति से फैलने लगा। शांतिपुर के पास एक पहाड़ की चोटी आरव किनारे पर खड़ा एक तरफ देख रहा था, बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। उस ओर देखते हुए उसकी दृष्टि समय और स्थान के पार जाती हुई प्रतीत हुई और वह एक ही नज़र में वहां की स्थिति को देख सकता था। उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। महायान के शिखर स्तर पर एक संरचना। महायान क्षेत्र में एक ड्रैगन जैसा पर्वत रक्षक जानवर। ऐसा लगता है कि वरिष्ठ को लगा कि पर्वताश्रय संप्रदाय को उनके कारण नुकसान हुआ है, इसलिए उन्होंने उन्हें थोड़ा मौका दिया। ये सब सोचने के बाद उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि अवसर बहुत अधिक हैं। शायद पर्वताश्रय संप्रदाय के साथ हंसता साम्राज्य द्वारा इस तरह का व्यवहार किए जाने का कारण ये था कि सब कुछ वरिष्ठ के नियंत्रण में था। नहीं, यह इतना आसान नहीं होना चाहिए। सीनियर इतने महान व्यक्ति हैं, उनके कुछ और ही उद्देश्य होंगे।
मुझे इसके बारे में सोचने दो। कुछ देर सोचने के बाद आरव ने अचानक चौंककर अपनी आंखें खोल दीं। क्या ये ईश्वर स्तरीय परीक्षा नहीं है जो एक ही तीर से 3 पक्षियों को मारती है? यह एक ही बार में तीनों पक्षों की परीक्षा लेती है। ये सोचकर उसे लगा कि ऐसा ही होना चाहिए। ये परीक्षण 3 पक्षों पर लक्षित है। पहला है हंसिता साम्राज्य। वरिष्ठों ने उन्हें अवसर दिया। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वे इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं, क्या वे अपने लालच को दबा सकते हैं और धीरे धीरे विकास कर सकते हैं। वरिष्ठों को यह उम्मीद करनी चाहिए थी कि वे लापरवाही से विकास करेंगे और अहंकारी बनेंगे, लेकिन उन्होंने उन्हें ये देखने का मौका भी दिया कि क्या वे इसका फायदा उठा सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से वे अभी भी मूल प्रक्षेप पथ के अनुरूप ही विकसित हुए। और अगला व्यक्ति जिसका परीक्षण किया जाएगा वह मैं हूँ। सीनियर ने मेरे पिछले अनुभवों का अनुमान लगा लिया होगा। आप जानते हैं कि इस तरह के जबरन संप्रदाय के बारे में मेरे दिल में कुछ छायाएं हैं। तो आइए देखें कि क्या मैं पर्वताश्रय संप्रदाय से लोगों को बचाने के लिए जाऊंगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। और मैं गया, और उसी समय इस बचाव के बाद मैंने पाया कि जो क्रोध कई वर्षों से मेरे दिल में अटका हुआ था वह वास्तव में समाप्त हो गया था। ये क्रोध लंबे समय से जमा हो रहा है, और जब मैं अमर हो जाऊंगा तो यह निश्चित रूप से मेरे आंतरिक दानव होगा। सीनियर, यह न केवल मेरे लिए एक परीक्षा है, बल्कि मुझे खुद को तोड़ने और अपने आंतरिक राक्षसों को आज़ाद करने का अवसर भी देता है। इसलिए जब मैं सीनियर से मिलने गया और पूछा कि क्या हमें हंसिता साम्राज्य को दबा देना चाहिए, तो सीनियर यार्ड के सामने इंतजार कर रहे थे। और मुझे याद है कि उस समय मेरे सीनियर के चेहरे पर मुस्कान थी। ये सोचते ही आरव को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। जहां तक पर्वताश्रय संप्रदाय के लोगों के समूह का प्रश्न है, वरिष्ठों द्वारा उनकी भी परीक्षा ली गई। पर्वताश्रय संप्रदाय ने स्पष्ट रूप से परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, इसलिए वरिष्ठ ने सीधे उन्हें इतना बड़ा अवसर दिया। सब कुछ इतना सहज और प्रवाहपूर्ण है कि उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। ऐसा लगता है कि यह सब कुछ यादृच्छिक है और इसका कोई संबंध नहीं है। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि एक बड़ा हाथ इस सब को नियंत्रित कर रहा था। सीनियर, ये भयानक है। आरव ने जोर से सांस ली। प्रशंसा से भरा चेहरा, उसकी आंखों में अनंत तारे टिमटिमा रहे हैं। शांतिपुर की ओर देखते हुए, यहाँ तक कि अमर सम्राट को भी उसके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। सीनियर उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां वह कारण और प्रभाव को प्रभावित कर सकता है और सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। आरव की छाती धड़क उठी और वह शब्दों में अपनी श्रद्धा व्यक्त नहीं कर सका। अपनी आंखें बंद करें। अपने दिल में उठे सदमे को शांत करने की बहुत कोशिश करने के बाद आरव ने ध्वनि संचरण जेड पर्ची निकाली। मेरे लिए तुरंत एक शानदार उपहार तैयार करो, भगवान लुओलैन, जो शाही शहर में बहुत दूर हैं। मैं कुछ क्षण पहले ऊब गया था। अगले ही पल उसे अचानक पता चला कि ध्वनि संचरण जेड पर्ची से आवाज आ रही है, और उसने जल्दी से उसे जांचने के लिए बाहर निकाला। जब उन्हें रिया मुर्मू से यह खबर मिली तो वे प्रतिक्रिया देने से पहले काफी देर तक स्तब्ध रहे। एक पर्वत सुरक्षा संरचना जिसे एक शिखर महायान साधक भी नहीं तोड़ सकता, और एक महायान स्तर का अजगर संप्रदाय की रक्षा कर रहा है। क्या ये सब वरिष्ठ द्वारा दिया गया है? संप्रदाय आधिकारिक तौर पर 2 दिनों में खुल जाएगा, हमें जाना होगा। नेहा लोहिया ने रिया मुर्मू को तुरंत जवाब दिया और सहमति व्यक्त की। फिर वह तेजी से एक दिशा में भाग गया। उसे जल्द ही अपने पिता मिल गए। अपनी बेटी से यह खबर सुनकर राजवीर सिंह अचानक उठ खड़े हुए। पर्वताश्रय संप्रदाय का क्या भाग्य है, ये वरिष्ठ उनकी इतनी मदद कर रहा है। ऐसा लगता है कि वे आगे बढ़ेंगे। महायान के शिखर पर पर्वत संरक्षण संरचना। महायान क्षेत्र में ड्रैगन पर्वत की रक्षा करता है। तस्क वह बहुत ईर्ष्यालु था, लेकिन वह ये भी जानता था कि वह केवल ईर्ष्या ही कर सकता है। संभवतः पर्वताश्रय संप्रदाय के पूर्वजों का उस गुरु के साथ वास्तव में घनिष्ठ संबंध था, इसीलिए महान लोगों ने इस तरह से उनकी मदद की। राजवीर सिंह ने तुरंत ध्वनि संचरण जेड पर्ची निकाली और उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्रविष्ट की। भाई जेनवू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उन्होंने तुरंत वीरेंद्र प्रताप को संदेश भेजा। मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो, और उसे तैयारी करने दीजिए, और 2 दिन बाद सब लोग मिलकर उसे बधाई देने जाएंगे। चूंकि वे इस वरिष्ठ का पक्ष नहीं ले सकते,
फिर जाओ और पर्वताश्रय संप्रदाय के साथ अच्छे मित्र बनाओ, शायद उन्हें इससे लाभ मिल सके। इसके अलावा पर्वताश्रय संप्रदाय भविष्य में निश्चित रूप से समृद्ध होगा, एक शीर्ष शक्ति बने। आखिर उसके पीछे एक सुपर मास्टर है। जब तक वे अच्छे दोस्त बना सकते हैं, उन्हें निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। संदेश प्रेषित होने के बाद राजवीर सिंह ने सोचना शुरू किया कि खुद को अलग दिखाने के लिए किस तरह का उपहार तैयार किया जाए। उन्हें यकीन था कि इस बार पर्वताश्रय संप्रदाय में बहुत से लोग जाएंगे। रिया मुर्मू के निर्देशों का पालन करते हुए नेहा लोहिया ने बाद में अर्नव कश्यप को ढूंढा और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। अर्नव कश्यप अब खूब तरक्की कर रहे हैं और शाही शहर में नंबर 1 प्रतिभा बन गए हैं। अब नेहा लोहिया के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनगिनत खूबसूरत महिलाएं उसके पीछे पड़ी हैं। अर्नव कश्यप को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उनके चचेरे भाई का परिवार इतना शक्तिशाली हो गया है। उनके लिए महायान क्षेत्र पहले से ही बहुत डरावना स्तर है। ऐसा लगता है कि यह सब वरिष्ठों की बदौलत है। अर्नव कश्यप ने भी अपने परिवार से कहा कि वे तैयार होकर 2 दिन में निकल जाएं। बस इतना ही। पर्वताश्रय संप्रदाय की खबर एक व्यक्ति से 10 तक और 10 से 100 तक फैल गई। धीरे धीरे महाद्वीप की शीर्ष ताकतों को पता चलने लगा कि दक्षिणी क्षेत्र के किसी सुदूर स्थान पर ऐसी ताकत पैदा हो गई है। अनगिनत लोग स्तब्ध रह गए। कुछ लोग बधाई देने के बहाने तमाशा देखने चले गए। हंसिता साम्राज्य को भी यह समाचार पता चला। एक महल के अंदर प्रताप चौहान को अभी अभी पर्वताश्रय संप्रदाय के बारे में पता चला। इस समय वह भौहें चढ़ाए आगे पीछे टहल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बात को लेकर चिंतित हो। कुछ देर इंतजार करने के बाद अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह भास्कर राव थे। पिताजी, क्या आपने पर्वताश्रय संप्रदाय के बारे में सुना है? प्रताप चौहान ने पूछा। भास्कर राव का चेहरा भी इस समय बहुत कुरूप था। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, उनका संप्रदाय बहुत अजीब है। यूशी के अनुसार उनका संप्रदाय इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए था, लेकिन अचानक उनके पास इतनी पर्वतीय सुरक्षा संरचना कैसे आ गई और काला अजगर उनका रक्षक पर्वतीय पशु कैसे बन गया? ईशानी वर्मा ने बताया कि काले अजगर और आरव बराबरी के थे। हालांकि काले अजगर की साधना आरव जितनी ऊंची नहीं थी, फिर भी वह बेहद शक्तिशाली था। अब ये काला अजगर वास्तव में पहाड़ का संरक्षक जानवर बन गया है। ये तो निगरानी करता होने के बराबर है। अगर मैं हार भी जाता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि गरिमा एक ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ इसलिए नहीं त्यागा जा सकता क्योंकि आप हार गए हैं। इसके अलावा त्यानजुन टॉवर द्वारा उन्हें इस तरह दबाने से कोई लाभ नहीं है, बल्कि इससे बहुत नुकसान भी होगा। यदि वे होते तो हमें दबाते नहीं बल्कि सीधे हमारे पास आते और स्पष्टीकरण मांगते। आप कुछ पैसे भी कमा सकते हैं और बेहतर महसूस कर सकते हैं। इसलिए उन्हें हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। भास्कर राव जब ये सोच रहे थे तो अचानक उनकी आंखें खुल गईं। दरअसल मेरा अभी भी एक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ रिश्ता है और मैंने उनसे त्यानजुन टॉवर जाकर ये पूछने के लिए भी कहा था कि हमने त्यानजुन टॉवर को कैसे नाराज किया, ताकि यह पता चल सके कि क्या मध्यस्थता की कोई संभावना है। हालांकि जो शब्द उन्होंने मेरे सामने रखे वे बहुत अजीब थे। उन्होंने कहा कि हमने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया है जिसे नाराज नहीं करना चाहिए था। पहले तो मैंने सोचा कि जिस अस्तित्व की वह बात कर रहा था वह आरव था। अब पर्वताश्रय संप्रदाय की बात के साथ मुझे अचानक एक संभावना का ख्याल आया। क्या इस संप्रदाय के पीछे कोई शक्तिशाली व्यक्ति खड़ा हो सकता है? और यह व्यक्ति संभवतः आरव से भी अधिक शक्तिशाली है और एक ड्रैगन को भी अपने अधीन कर सकता है और स्वेच्छा से पर्वत रक्षक जानवर बन सकता है। भास्कर राव जितना अधिक बोलते गए, उन्हें उतना ही अधिक लगता गया कि उनका अनुमान अधिक सटीक है। ये सुनकर प्रताप चौहान ने सोचा और उसे लगा कि यह अनुमान सचमुच संभव है। यदि ऐसा है तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं। अरे नहीं, हम एक बात भूल गए। पिताजी, जरा सोचिए, इस संप्रदाय का नाम क्या है? प्रताप चौहान ने अचानक अपनी जांघ पर थपकी दी। लियू पुगुआंग ने बुदबुदाया और फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। पर्वताश्रय संप्रदाय समर्थन। ये तो पहले से ही स्पष्ट है कि उनके पास एक समर्थक है। ऐसा लगता है कि हम इस स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि यह पर्वताश्रय संप्रदाय ही है। भास्कर राव ने अत्यंत कुरूप भाव से कहा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए?
प्रताप चौहान ने कड़वाहट से कहा। भास्कर राव ने एक क्षण विचार किया और कहा, चूंकि हम तियानजुन टॉवर के साथ मध्यस्थता नहीं कर सकते, इसलिए हम केवल मूल कारण से ही शुरुआत कर सकते हैं। आपको अभी एक उदार उपहार तैयार करना चाहिए। 2 दिनों में उस अयोग्य वंशज को लाएं और माफी मांगें। मुख्य भूमि पर विभिन्न स्थानों पर वास्तव में यही दृश्य घटित हो रहा है। विशेषकर कुछ बड़ी ताकतें पर्वताश्रय संप्रदाय के मामलों के बारे में जानने के बाद उन्होंने इस मामले पर चर्चा करने के लिए शीर्ष नेताओं को एक साथ इकट्ठा किया। इसका उत्तर यह है कि जब वह शक्ति स्थापित हो जाए तो हमें उसका उचित दौरा करना चाहिए। शुशन परी मंदिर, एक मचान शैली के अध्ययन कक्ष के अंदर। जब जितेंद्र दांडेकर को इस बारे में पता चला तो वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनकी शक्ति एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक संरचना वाली शक्ति है। काले बार ड्रैगन पहाड़ की रक्षा कर रहे हैं, एक शिखर महायान गठन, और यह संप्रदाय शांतिपुर से ज्यादा दूर नहीं है। जवाब तो साफ है, इसका संबंध वरिष्ठों से ही होगा। जितेंद्र दांडेकर ने गहरी सांस ली और फिर ध्वनि संचारित करने वाली जेड स्लिप निकाली। जाओ एक बेहतरीन उपहार तैयार करो। ध्वनि संचरण जेड स्लिप के दूसरी ओर से शीघ्र ही एक आवाज आई, डीन, ये किस स्तर का उपहार है? बिना सोचे समझे जितेंद्र दांडेकर ने कहा, महाद्वीप की सर्वोच्च शक्ति के जन्म के लिए यही उपहार आवश्यक है। इसे 1 दिन के भीतर मेरे पास ले आओ। अच्छा। शांतिपुर में एक प्रांगण के अंदर राघव मेहरा और अनिका सूरी गेम खेल रहे थे, लेकिन इस समय प्रणाली ने वास्तव में उसे याद दिलाया कि उसने संप्रदाय के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि देवेंद्र मुर्मू इतना तेज होगा। उसने इसे सिर्फ आधे दिन में पूरा कर दिया। राघव मेहरा अगले शिष्य भर्ती कार्य के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बार उन्होंने लॉटरी के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा और सीधे ड्रॉ करना शुरू कर दिया। सिस्टम, बस एक यादृच्छिक लॉटरी निकालें। वास्तव में सिस्टम से निकाली गई चीजें काफी उपयोगी हैं। हालांकि इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है, लेकिन गुणवत्ता शीर्ष स्तर की है। 5 साल के उपयोग के बाद भी रसोई का चाकू न तो कुंद हुआ है और न ही उसमें जंग लगी है। कुदाल देव भी टूटा नहीं है। अमृत कलश टूटेगा नहीं चाहे आप इसे कितनी भी जोर से गिराएं। विशेषकर कपड़े, वे बहुत अच्छे थे और उन्हें वे बहुत पसंद आए। लेकिन ये सिर्फ अच्छी गुणवत्ता वाला है, इसमें कोई अन्य कार्य नहीं है। कम से कम 5 वर्षों में उन्हें कोई शक्तिशाली प्रभाव नहीं मिला था। दरअसल शुरुआत में उन्हें विश्वास ही नहीं था कि ये चीजें बेकार हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे प्रयोग भी किए, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने प्रयोग चाहे जिस प्रकार किया हो, उन्हें केवल एक ही विशेषता मिली, गुणवत्ता बहुत अच्छी थी और बाकी सब बेकार था। उसने तो ये भी सोचा कि यह कोई जादुई हथियार हो सकता है, लेकिन जब उसने सुना कि जादुई हथियार बोल सकता है तो उसने यह विचार त्याग दिया। वे चीजें अपने आप हिल भी नहीं सकती, वे उस सुनहरी तलवार से भी अधिक बेकार हैं। कम से कम सोने की तलवार कभी कभी बिना किसी कारण के कांपती रहती। यदि वे चीजें शक्तिशाली होती तो 5 साल तक कोई आंदोलन नहीं होता। जल्द ही सिस्टम ने संकेत दिया कि लॉटरी समाप्त हो गई है। आइटम सिस्टम स्पेस में रखे जाते हैं। राघव मेहरा ने देखा, उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वाह, कितनी अच्छी बात है। उन्होंने पाया कि वास्तव में यह उर्वरक से भरा एक सांप की खाल का थैला था। वह तो बस अपने आंगन में कुछ उगाना चाहता था। अब मेरे पास खाद का एक बैग है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। अनिका सूरी को विदा करने के बाद राघव मेहरा ने खाद निकाली। सांप की खाल का थैला उसकी आधी ऊंचाई का था और बहुत बड़ा था। सुपर उर्वरक, ये कभी नहीं सुना, लेकिन सुपर शब्द के साथ यह उर्वरक बहुत बढ़िया होना चाहिए। इसके अलावा इस प्रणाली द्वारा निकाली गई चीजें बहुत अच्छी गुणवत्ता की हैं, इसलिए यह उर्वरक भी खराब नहीं होना चाहिए। यदि आप जो पौधे लगाते हैं उन्हें थोड़ा सा बल देंगे तो वे शीघ्र ही पनपेंगे और उनका विकास चक्र छोटा हो जाएगा। यह विचार आने के बाद राघव मेहरा ने बड़ी मुश्किल से उर्वरक को खेती की जमीन तक खींचा। उसने उर्वरक को जमीन के पास छज्जे के नीचे रख दिया। फिर उसने एक छोटा सा कटोरा लिया, उसमें पानी भरा और जमीन की ओर चल पड़ा। ये उर्वरक भूरे रंग के कण होते हैं जो रेत जैसे लगते हैं। राघव मेहरा ने उसे अचानक पकड़ लिया और जमीन पर फेंक दिया। उर्वरक वर्षा की बूंदों की तरह भूमि पर गिरता है।
जब राघव मेहरा ने पूरी जमीन पर थोड़ा सा तरबूज फैला दिया तो वह उन छोटे गड्ढों की ओर जाने लगे जहां तरबूज के बीज बोए गए थे और उन्होंने सावधानीपूर्वक उनमें बीज डाले। खाद डालने के बाद राघव मेहरा ने एक बाल्टी पानी लिया और पौधों को फिर से पानी दिया। इसे खत्म करने के बाद वह अनिका सूरी को ढूंढने के लिए वापस चला गया और अदृश्य मिट्टी के नीचे उर्वरक पानी में भीग गया और मिट्टी में पिघल गया और मिट्टी में दबे तरबूज के बीज अचानक हिलने लगे। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, एक छोटा सा अंकुर मिट्टी से निकल आता है। जब खाद तैयार हो रही थी तभी राघव मेहरा ने घर में अनिका सूरी को आवाज लगाई, अनिका सूरी, मैं कुछ बीज खरीदने जा रहा हूँ। क्या तुम अकेले रहना चाहती हो या बाहर घूमने जाना चाहती हो? ये सुनकर अनिका सूरी दौड़कर बाहर आए और बोली, मैं भी आना चाहती हूँ। राघव मेहरा ने उसकी नाक को छेड़ा और उसे बाहर निकाल दिया। वे दोनों तेजी से बाजार में चले गए। शहर में हर कोई राघव मेहरा को जानता है और उसे देखते ही उसका अभिवादन करता है। जब उन्होंने अनिका सूरी को देखा तो उनमें से कई ईर्ष्यालु हो गए। कुछ युवा पुरुष तो अधीर दिखते हुए अपनी पत्नियों को घर खींच लाए। शायद मैं गर्मी के मौसम में बच्चा पैदा करना चाहूंगी। एक बीज की दुकान के सामने एक बूढ़ा आदमी राघव मेहरा और उसके सामने बैठे दूसरे आदमी को देखकर मुस्कुराया। मिस्टर मेहरा, आप किस तरह के बीज खरीदना चाहते हैं? मेरे पास हर तरह के बीज हैं। राघव मेहरा मुस्कुराए और बोले, बूढ़े आदमी, क्या आपके पास स्ट्रॉबेरी और अनानास के बीज हैं? अनानास तो अनानास ही होता है और स्ट्रॉबेरी के साथ मिलकर इन फलों को तोड़कर तुरंत खाया जा सकता है। राघव मेहरा का मानना है कि भविष्य में मेहमानों के मनोरंजन के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जब से उन्होंने देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों के साथ कुछ सिस्टम कार्य पूरे किए और आरव से मदद मांगी, तब से उन्हें लगा कि उन्हें इन चिकित्सकों के साथ अच्छा तालमेल बिठाना होगा। जब संबंध बेहतर होंगे तो दूसरा पक्ष मदद मांगने में अधिक कुशल होगा। इसके अलावा वह हमेशा उसे भोजन और चाय नहीं दे सकता था। कुछ फल या कुछ और परोसना उत्तम रहेगा। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और राघव मेहरा को 2 पैकेट दे दिए। बाद में राघव मेहरा ने कुछ सब्जी के बीज भी खरीदे। खरीदारी के बाद राघव मेहरा और अनिका सूरी फिर से बाजार में खरीदारी करने गए। अंततः राघव मेहरा ने अनिका सूरी को आंगन की ओर खींच लिया। वह ये नहीं जानता था, एक कोने में ब्रोकेड के कपड़े पहने एक छोटा लड़का, जो बहुत ही शरीफ लग रहा था, अपना मुंह खोले उन्हें घूर रहा था। उसका मुंह इतना चौड़ा था कि उसमें मुट्ठी भर आ जाए। यह अभिव्यक्ति अत्यंत अतिशयोक्तिपूर्ण है। ये बच्चा अनिका सूरी की ही उम्र का लगता है, शायद उससे केवल 1 वर्ष बड़ा, लेकिन उसके शरीर पर साधना की आभा थी। यह उपवास का समय है। मुख्य भूमि चीन में इतनी कम उम्र में ऐसा होना निश्चित रूप से भयावह कहा जा सकता है। तथापि छोटा लड़का जो कुछ देख रहा था उससे इतना स्तब्ध था कि उसका सिर सुन्न हो गया था और उसके पैर कांप रहे थे। उसे संदेह हुआ कि उसने गलत देखा है। मनुष्य ताओवाद की लय से घिरा हुआ है। एक छोटी लड़की जो उसकी ही उम्र की दिखती थी, लेकिन उसका आभामंडल इतना भयानक था कि पहली नज़र में ही वह घुटने टेकने को मजबूर हो गया। उसने अभी अभी देखा था कि जब वह चुपके से उन्हें देख रहा था तो लड़की ने उसकी ओर देखा। बस एक नज़र में ही उसे पता चल गया कि उसकी पैंट थोड़ी गीली हो गई है। वह भूल गया था कि कब से उसे ऐसा महसूस हो रहा था। वह ये जानने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि क्या हो रहा है। इस समय वह केवल राघव मेहरा और दूसरे व्यक्ति को जाते हुए देख सकता था। राघव मेहरा और दूसरे व्यक्ति के गायब होते ही अचानक उसके पास से 2 लोग प्रकट हुए। युवा मास्टर, मुझे आपकी पसंद के तले हुए पैनकेक नहीं मिले। दोनों व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए थे। दोनों ही मध्यम आयु के थे, एक पुरुष और एक महिला। उस आदमी के चेहरे पर गंभीरता का भाव था। वह बहुत कठोर दिख रहा था। वह महिला बहुत सुंदर थी, उसका शरीर बहुत अच्छा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही मां हो। वह बहुत आकर्षक थी। उनकी साधना आभा बहुत शक्तिशाली है। ये क्लेश का समय है। अगर देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों ने क्लेश पार मंच में 2 ऐसे युवाओं को देखा तो वे निश्चित रूप से चौंक गए होंगे। बेशक चूंकि वे बड़े दृश्यों के आदी थे, इसलिए उन्हें यह डरावना नहीं लगा। वे बस थोड़ा आश्चर्यचकित थे। वे इसे गर्व से कह सकते हैं, कौन सा बड़ा दृश्य हमने नहीं देखा है। जब दोनों ने छोटे लड़के की ओर देखा तो उनकी आंखें सम्मान से भरी हुई थीं।
लेकिन जब उन्होंने अपने युवा स्वामी के चेहरे पर भाव देखा तो वे वहीं स्तब्ध रह गए। यह युवा मास्टर, आपको क्या हुआ है? वे जुबाओतांग से आते हैं, जो महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। लेकिन जुबाओतांग अन्य बलों से अलग है। उनकी शक्ति अमर दुनिया के जुबाओतांग की शाखा है जो नश्वर दुनिया में फैली हुई है। उनकी बातें सुनने के बाद छोटे लड़के ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी अभी एक आदमी को देखा जो दाओ के सिद्धांतों से ग्रस्त था, और एक छोटी लड़की जो मेरी उम्र की थी, जिसका आभामंडल मेरे दादाजी से सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली था। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? छोटा लड़का उन दोनों को घूर रहा था। उसकी आंखें थोड़ी सूखी थीं, शायद इसलिए कि उसने बहुत देर तक या बहुत ध्यान से देखा था, और वह बेतहाशा पलकें झपका रहा था। जब उन्होंने छोटे लड़के को ये कहते सुना तो वे दोनों एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। यह बहुत नकली है। ताओ की तुक और तर्क अभी भी कायम है। एक छोटी सी लड़की जिसकी आभा हॉल मास्टर की आभा से सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली है। युवा मास्टर, आपने मजाक करना कब सीखा? मैं पहले हमेशा गंभीर नहीं था। क्या आप अभी भी वयस्क होने का नाटक कर रहे हैं? छोटे लड़के ने उन दोनों की ओर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा कि वे उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। वास्तव में वह स्वयं भी थोड़ा सशंकित था और सोच रहा था कि क्या उसने अभी अभी गलत देखा है। लेकिन जब छोटी लड़की ने उस पर एक नज़र डाली तो उसे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि यह निश्चित रूप से नकली नहीं था। इस समय उसकी जांघें अभी भी थोड़ी गीली हैं। राघव मेहरा को पता ही नहीं था कि क्या हुआ था। यार्ड में लौटने के बाद अनिका सूरी के साथ व्यस्त होने लगा। बीजों को जमीन के एक छोटे टुकड़े में बोएं। रोपण के बाद उन्होंने पुनः खाद डाली। खाद डालने के तुरंत बाद उसे तरबूज वाली जगह पर एक हरा अंकुर दिखाई दिया। वह कमल के पत्ते जैसा था जिसकी नोक अभी अभी दिखनी शुरू हुई थी, और वह शर्माते हुए मिट्टी से बाहर निकल रहा था। यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप वास्तव में कुछ नहीं बता सकते। राघव मेहरा को संदेह हुआ कि उन्होंने गलत देखा है। यह असंभव लगता है। बीजों को अंकुरित हुए कितना समय हो गया है? वह देखने के लिए करीब गया। अगर उसने इस ओर न देखा होता तो भी ठीक था, लेकिन जब उसने देखा कि सिर्फ ये छोटा सा गड्ढा ही ऐसा नहीं था, बल्कि वे सभी स्थान जहां तरबूज के बीज बोए गए थे ऐसे ही थे, तो वह दंग रह गया। यह राघव मेहरा की जुबान थोड़ी बंधी हुई थी। फिर उसने जल्दी से खाद के बैग की ओर देखा। गुरगल। राघव मेहरा ने अपनी लार निगल ली और इस क्षण उसे अंततः सुपर शब्द का विशिष्ट अर्थ समझ में आ गया। मुझे नहीं पता कि यह इन उर्वरकों का प्रभाव है या नहीं, मुझे कुछ और डालने की ज़रूरत है। राघव मेहरा पुनः उर्वरक लेकर वहां गए और उसे उस छोटे से गड्ढे में डाल दिया जहां तरबूज लगाए गए थे। उर्वरक का एक चक्र डालने के बाद राघव मेहरा ने पाया कि पहले खाद वाले गड्ढे में हरे अंकुर एक छोटी उंगली की लंबाई तक बढ़ गए थे। बस पलक झपकते ही राघव मेहरा ने ठंडी हवा की सांस ली। इस समय उसके साथ और भी अधिक चौंकाने वाली घटना घटी। उन्होंने पाया कि एक के बाद एक बीज से हरे अंकुर निकल रहे थे जो लंबे होते जा रहे थे। ये दृश्य देखकर राघव मेहरा और अनिका सूरी दंग रह गए। जल्द ही अनिका सूरी उछल पड़ी और ताली बजाने लगी। भाई, क्या हमें जल्द ही तरबूज मिलने वाला है? राघव मेहरा ने लकड़ी की तरह सिर हिलाया। मुझे यह अविश्वसनीय लगता है। उसने ऐसा जादुई दृश्य कभी नहीं देखा था। लगता है यह उर्वरक वास्तव में जिम्मेदार है। क्या इस बार सिस्टम ने मुझे कोई खजाना दे दिया है? राघव मेहरा के उदास चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई और उसमें कुछ अश्लीलता भी आने लगी। अतीत में उन कपड़ों को छोड़कर जो उसे बहुत पसंद थे, बाकी सब कुछ औसत था। उसके लिए ये काम नहीं करता। अधिक से अधिक ये दैनिक आवश्यकताएं हैं। इसका कोई जादुई प्रभाव नहीं है। लेकिन यह उर्वरक अलग है। ये प्रेरण दवा से भी अधिक भयावह है। मैंने तो बस थोड़ा सा उर्वरक डाला है, बस, और क्यों न डालूं? क्या ये पलक झपकते ही उगने वाले तरबूज जैसा नहीं होगा? निश्चित रूप से। राघव मेहरा भी बेवकूफ़ नहीं है। बहुत ज़्यादा खाद डालना ज़रूरी नहीं कि अच्छी चीज़ हो। इससे उल्टा असर भी हो सकता है और पौधे मर भी सकते हैं। अब से हर दिन इस उर्वरक का प्रयोग करें और देखें कि आपके द्वारा उगाई गई फसलें सामान्य हैं या नहीं। राघव मेहरा को इसका बेसब्री से इंतजार था। वह देखना चाहता था कि क्या इस फल का भी अमृत जैसा ही जादुई प्रभाव होगा।
जीविका चलाने के लिए उन्होंने एक बार वांजी बुक स्टोर से अमृत प्रशंसा पर एक सचित्र पुस्तक खरीदी। लेकिन मैंने कभी कोई जादुई दवा नहीं देखी जो तरबूज जैसी दिखती हो। अगर ये तरबूज रामबाण बन गया तो वह बहुत पैसा कमा सकेगा, और भविष्य में इन तरबूजों का उपयोग चिकित्सकों को खिलाने के लिए किया जा सकता है। राघव मेहरा ये सोचकर बहुत खुश हुए, लेकिन वह अनिका सूरी जितना खुश नहीं था। ये देखने के बाद कि राघव मेहरा द्वारा डाला गया उर्वरक वास्तव में तरबूज के पौधों की वृद्धि को तेज कर सकता है, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में चमक आ गई। शहर के अंदर सराय के एक कमरे में, युवा स्वामी, हमें लगा है कि इस शहर में कोई किसान नहीं है और हमने कई बार सड़कों की तलाशी ली है। शायद आपने सचमुच गलत देखा है, अधेड़ उम्र की महिला कड़वी मुस्कान के साथ बोली। छोटे लड़के को अब भी लग रहा था कि वह गलत नहीं था और उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, चलो यहीं रुकते हैं। क्या संप्रदाय 2 दिन में नहीं खुलने वाला? हम अगले 2 दिन यहीं रह सकते हैं। इसके अलावा अगर वे सचमुच इतने शक्तिशाली हैं तो उन्हें कैसे पता नहीं चला कि तुम उन्हें भांप सकते हो? हो सकता है कि वे तुमसे इसे छिपाने के लिए कोई तरकीब अपनाएं। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष और महिला ने जब देखा कि उनका युवा स्वामी इतना जिद्दी है तो वे कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। वे सचमुच विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इस नश्वर शहर में ऐसी चीज भी मौजूद हो सकती है। तुम्हें पता है, उनके हॉल मास्टर सांसारिक अमरता के शिखर पर हैं और अमर बनने वाले हैं। और जिस व्यक्ति के बारे में उसका युवा स्वामी बात कर रहा था वह एक छोटी लड़की थी जो उसकी ही उम्र की थी।